गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कैसे हो मेरे अर्जुनास? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। हाँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ पढ़ के, हाँ, इतनी पढ़ाई 4 महीने के अंदर इतना पढ़ लिया है कि भैया पिछले 2 साल में इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी 4 महीने में कर ली है। सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है भाई। हाँ, 9th 10th में पता होता कि ऐसा 11th 12th में जुल्म होने वाला है तो हम शायद सोचते कि साइंस क्यों लेना है। लेकिन अब जब ले लिया है तो अच्छे से ही ले लेते हैं साइंस की। भाई चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास आज थर्मोडायनेमिक्स में जो मेजर पोर्शन है वो थर्मोडायनेमिक्स का आज मेजर पोर्शन फिनिश होने वाला है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री बहुत छोटी मोटी चीजें रहती है, वो अगले वीक में करते रहेंगे। ओके, चलो। हाँ, एक बोल रहा सर दिल की बात कह दी आपने, लेकिन हाँ, दिल की बात ये भी है कि साइंस पढ़ने से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। सोचो ना, साइंस नहीं होता तो आज हम यहाँ कैसे तुमसे बात कर रहे होते। बहुत कुछ साइंस आसान करता है, ठीक है, बहुत कुछ साइंस आसान करता है। तुम सोचो ना, डॉक्टर्स अभी कोरोना में हम सब लोग बचे हुए हैं, या दवाइयां बनी हो, सब किसने बनाई? ऑब्वियस साइंस और उनकी एप्लीकेशंस ने। ओके, हाँ भाई। हाँ, मैंने भी तुम लोगों की तरह एक स्टंट किया था। मैंने अपने टाइम पे पूछ रहा, आप पीसीएमबी वाले थे? हाँ, मैं पीसीएमबी वाला था। ठीक है, मुझे लगा कि देखो एक साथ, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एक साथ इंजीनियर आईआईटी एक साथ एम्स सब दो एक साथ जाएंगे, तो मैंने ले लिया था पीसीएमबी। मुझे बाद में रियलाइज हुआ। ठीक है, बोल रहा है इतना पढ़ा होता 10th में तो सीबीएसई में टॉप कर चुके होते हैं इंडिया में। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी टॉप करने का मौका बाकी है भाई। टेंशन मत लो, ऐसा काम करो कि न्यूज़पेपर वाले पीछे घूमते रहे तुम्हारे साथ। ओके, चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज। और आज की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो बहुत कुछ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कितने लोगों को केवीडी खेलना है? कितने लोगों को क्वेश्चंस करने हैं? कितने लोगों को लगता है कि भाई सब कुछ रिवाइज है सर, आप रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करा दो, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कर दो। ये एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं RTQ। RTQ मतलब रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। कभी कभी रिवीजन जो होता है नोट्स पलटने से ज्यादा बेटर है आप रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कर लीजिए। कर सकते हैं सब लोग, याद है? चले तो शुरू करते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं। लेकिन आज रिवीजन करने के लिए मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, पहले पोल करेंगे, पहले चीजें देखेंगे, साथ साथ में मैं रिवाइज कराता चलाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये हमारे केवीडी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। एक्स एंड वाई कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, कौन सी इंटेंसिव होगी। जल्दी से जल्दी बता दो, जल्दी से जल्दी बता दो। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस क्या होगा? एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ा था हम लोगों ने, फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था। क्या होगा अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो उनको क्या करते हैं कि इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाए? तो बेटा इस क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट टाइम है, एक्स बाई वाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर डिवाइड कर देते हैं तो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो, अपनी 70% के आसपास की जनता इस बात को रिवाइज करके बैठी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो रिवीजन याद है, एक होता था, चलो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती थी और एक एक्सटेंसिव होती थी। इंटेंसिव थी और एक एक्सटेंसिव थी। मुझे बताओगे कौन सी एडिटिव थी, कौन से नॉन एडिटिव थी? किसको एडिशन कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते? एडिटिव कौन सी थी, एक्सटेंसिव थी या इंटेंसिव थी? जल्दी से जल्दी, एडिटिव कौन सी थी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? कौन सी थी अपने पास? क्या होगी सर? ये क्या था? एडिटिव था। ये क्या था? एडिटिव था। ये क्या था? एडिटिव इन नेचर था। ये क्या था? एडिटिव इन नेचर था। एडिटिव इन नेचर था। अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक चीज याद रखिएगा, 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इज नथिंग, 100 जूल्स। याद रखिएगा, उसी से काम चल जाएगा। 1 लीटर एटीएम को कितना रखना है? 100 जूल्स रखना है। 1 लीटर एटीएम को कितना रखना है? 100 जूल्स रखना है। आपको कुछ आंसर्स निकालने हैं। फॉर्मूलाज बेटा रिवाइज करने का बेस्ट टेक्निक यही है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने का बेस्ट टेक्निक यही है कि बार बार आपको हर एक चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं,
आज रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, या इसको हम बोल सकते हैं आज हम लोग केबीडी खेल रहे हैं। किस बात का कि सर वीक में पिछले 2 मतलब 6 क्लासेस में जो किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, देख लीजिए। आपके पास सर चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। वर्क डन में माइनस 0.98 है, डेल्टा वी कितना है, 25 लीटर है। एक काम करूं, इसको 1 ले सकता हूं, तो ये माइनस 25 लीटर एटीएम आ गया, और माइनस 25 लीटर एटीएम इसका मतलब माइनस 2500 के आसपास पहुंचना है। 2500 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2500 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, 2500 के आसपास ये ऑप्शन दिख रहा है। मजाक कर रहा है भाई वो तुमसे, क्या निकलवा रहा है, इंटू 10 की पावर 3। वो जान रहा है कि तुम मैथ्स का ऑप्शन देख के डरोगे। अरे 2500 काफी है, कोई बोल रहा है सर 1 क्यों लेंगे, बेटा राउंड ऑफ कर लो ना, कैलकुलेशन को राउंड ऑफ कर लो। 25 ये 0.98 को 1 ले लो, देखो आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन चाहे जैसे हो, जिस तरह से हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकालने से मतलब है। देख लो 66-65% जनता कॉन्स्टेंटली आंसर दे रही है, मतलब रिवाइज करके आई है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही खतरनाक सा। ओ भाई साहब, इतना खतरनाक क्वेश्चन, इसमें 30 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने दिल खोल के आपको 45 सेकंड दिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से जल्दी निकालो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालो। क्या होगा, बोल रहा है वर्क डन बताइए, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ ट्रिक दिया हुआ है, कुछ ट्रिक दिया हुआ है, कुछ ट्रिक दिया हुआ है। मैं बताना नहीं चाहता, बहुत हार्ड है। इतना हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग। वर्क डन निकालना है, बताइए क्या होगा सर, वर्क डन निकालना है, कैसे आएगा बेटा। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिखा है, 0। नहीं भी लिखा होता तो वैक्यूम लिखा हुआ है, वैक्यूम की स्पेलिंग भली गड़बड़ है, लेकिन वैक्यूम पता चल रहा है, भावनाओं को समझ रहे हो, वैक्यूम लिखा हुआ है। वैक्यूम के केस में आपका वर्क डन हमेशा क्या हो जाता है, वैक्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। 87% जनता, क्या बात है। अबे कौन है भाई, हाँ वैक्यूम के स्पेलिंग गड़बड़ था, उससे तुम्हें क्या मतलब है भाई। ऐसा थोड़ा नीट में जाके स्पेलिंग सही कर रहे हैं सर, उसने आर्टिकल नहीं लगाया, ए एन द गड़बड़ था तो इसलिए आंसर गड़बड़, ऐसा नहीं होता भाई। भावनाओं को समझो, स्पेलिंग थोड़ा सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताओगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताओगे आंसर क्या आएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं, बहुत डिफिकल्ट है भाई। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, फिर मैंने कसम खिलवाई थी कि भैया साइन कन्वेंशन सही से फॉलो करना, साइन कन्वेंशन सही से फॉलो करना, इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते थे, कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते थे, फर्स्ट लॉ बोलते थे, जीरोथ लॉ याद है, फर्स्ट लॉ था कि जीरोथ लॉ था, कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ होगा सर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बोल देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बोल देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी है सर, 701 प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि सर अब्जॉर्ब हो रही है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब ये कितना हो गया, -394। सर ये मेरा डेल्टा यू निकल के आ जाएगा। डेल्टा यू की वैल्यू निकालोगे तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया, 307 जूल्स आ जाएगा। पॉजिटिव में इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई, देख ली ना। ऐसे क्वेश्चन करते करते हाथ कांपते हो तो समझ जाओ कि सुधांशु सर का सताया हुआ है, ठीक है। चलो, इतना डिफिकल्ट, ओ भाई साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन भाई साहब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। कोई पूछे एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, बिकॉज आज के टाइम पे एग्जाम हॉल में भैया यही पूछ देते हैं, डायरेक्ट पूछ देते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेम चीज उठा के पुट कर देते हैं कि भैया निकाल दीजिए। कितना खतरनाक सा है, कितना खतरनाक सा है। बोल रहा है सर देखिए, बड़ा बड़ा नाम ले रहा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अरे भाई साहब नहीं पढ़ा था सर ऐसा कुछ,
कुछ नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, आज ही निकाल लेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर भी जानेंगे। डेल्टा यू की वैल्यू दी है, बोल रहा है डेल्टा एच निकालिए। ना 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 ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और मेरे अर्जुन आज कुछ याद आता हो, कुछ याद आता हो बीती हुई बातें जो हमने हफ्ते में करी थी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। कुछ देखा देखा सा याद आ रहा हो कि हाँ सर कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। अब डेल्टा यू की वैल्यू देख लो सर, बस याद रखिएगा ये किस में है, किलो जूल्स में है, तो आर की वैल्यू भी किस में पुट करनी है, किलो जूल्स में। इसका डेल्टा एनजी कितना होगा, इसका डेल्टा एनजी कितना होगा सर, 2 मोल्स माइनस इसका डेल्टा एनजी, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालो, कितना हो जाएगा, 2 मोल्स माइनस सर कितना सर 3/2 मतलब 5/2 कितना हो गया, -1/2 हो जाएगा। कैसे, 3/2 + 1 5/2, 5/2 करोगे -1/2 आ जाएगा। और यहां पर आर की वैल्यू जूल्स में नहीं पुट करनी, किलो जूल्स में पुट करनी है, तो किलो जूल्स में पुट करूंगा। टेम्परेचर को कितना ले लूंगा, 298। ऑब्वियस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी थोड़ा गंदा न्यूमेरिकल देता है, सॉल्व करने के लिए ज्यादा खतरनाक सा देता है। मुझे उससे ज्यादा अपने को इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फॉर्मूला याद आ गया, और जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को लगाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। माइनस में डेल्टा एनजी माइनस में आएगा ना भाई, प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का, यार प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का। इसके कितने मोल्स हैं, 1, इसके कितने हैं, 1। सर पानी को थोड़ी ना लोगे, पानी सर कैसे लोगे, H2O लिक्विड लिखा हुआ है, तो इसमें काहे का डेल्टा एनजी भाई, इसमें काहे का डेल्टा एनजी हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू यार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको 300 लेके कैलकुलेट करेंगे, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो भैया एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। अब यार वो कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट करना है, कैलकुलेशन में भाई जहां पे लगता है इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.24, ये मतलब -742.7 -1.24 आ जाएगा। तो निकालते रहेंगे, अब एग्जैक्ट वैल्यू उतनी ही आसपास आ जाएगी। हाँ, कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 1 मिनट, 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 2000, 1.24 आ रहा है। हाँ ठीक तो है, 1.24 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 94 हो जाएगा, और 3 हो गया 743 -743 किलो जूल्स आ जाएगा। बस याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, वो किलो जूल्स में है, ये किलो जूल्स में है, तो आर की वैल्यू 8.314 नहीं पुट करना है, क्योंकि आर की वैल्यू 8.314 जब पुट करते हो तो वो जूल्स में होता है। अगर इसी को किससे डिवाइड कर दूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, तो ये आंसर किस में चला जाता है, किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में चला जाता है, पर केल्विन पर मोल में चला जाता है, यही आएगा। श्योर हो, पक्का, डन। अच्छा, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन बता दीजिए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट। ओ भाई साहब, एनसीईआरटी तो छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकालेगा, कौन निकालेगा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर, कौन निकालेगा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर, जल्दी। नीट में वैसा कैलकुलेशन नहीं आता भाई, नीट में वैसा कैलकुलेशन नहीं आता, आएगा भी तो बहुत सिंपल सा आ जाएगा। क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, 0 जूल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू, आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, वाह बहुत बढ़िया। 86% जनता अपनी, मैं डिफिकल्ट पूछेगा, मैं अपने को डिफिकल्ट बहुत ज्यादा पूछेगा, रुको रुको, मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत डिफिकल्ट। ये लो, ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइएगा कैसे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करिए लेकिन कीजिए। कैसे होगा सर, ही डिफरेंस बिटवीन दिस बताना है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो आप क्या ले लेते हो, टेम्परेचर को कितना लेते हो, 300 केल्विन, 298 केल्विन। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल्स में होगा, ठीक है, और पर केल्विन पर मोल। जो आंसर निकालना है वो किलो जूल्स में है, जो आंसर दिया गया है वो किलो जूल्स में है, ये आंसर किलो जूल्स में दिया गया है। निकाल सकते हो क्या, किलो जूल्स में दिया है, निकाल सकते हो क्या। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को क्या लिखते थे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। सर ये किसके इक्वल हो जाता था, डेल्टा एनजीआरटी के इक्वल हो जाता था क्या, डेल्टा एनजीआरटी के इक्वल लिख सकते थे क्या। पुट कर दो, आंसर निकाल देना, पुट करके आंसर निकाल दो, पुट करके आंसर निकाल दो भाई, आंसर निकालो क्या आएगा। सर इसकी वैल्यू डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, -3, आर की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, किलो जूल्स में आंसर निकालना है तो किलो जूल्स 1000 इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी ले लूं, 300 ले लूं। एक काम करो ना, कितना हो गया, -9 इंटू 8.314 अपॉन 10, इतना किलो जूल्स आ जाएगा। 8 9 जा कितना हो गया, 72 के आसपास, 72 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 7.43, कितना हो जाएगा, माइनस में 7.43। कैसे किया, अरे भाई सीधी सी बात है, क्यूपी माइनस क्यूवी को सर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको पता है इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एच, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा यू। इसका डिफरेंस क्या है, अगर रिएक्शन दिया है तो डेल्टा एनजीआरटी। पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका वो गड़बड़ हो गया पोल। अच्छा क्वेश्चन यही बताता है टेम्परेचर 300 क्यों लिया, बिकॉज टेम्परेचर को बेटा 298, नॉर्मली हम कितना लेते हैं, रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 298 केल्विन हो गया। और जब 298 केल्विन होता है तो सर 298 का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा ना एज कंपेयर टू 300, तो हम इसलिए 300 करके अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन करके आंसर निकाल लेंगे ना, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यहां पे इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, टेम्परेचर बेटा नहीं दिया होगा तो रूम टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो रूम टेम्परेचर लीजिएगा, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेना है। कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएंगे ये पता नहीं चलता, लेकिन भैया इसका इसका तो आपको बताया जा चुका है ना, ये सब क्यूपी माइनस क्यूवी डेल्टा एनजीआरटी बहुत सारी चीजें कराई जा चुकी हैं भाई साहब। अब आपको पहचानना तो खुद ही होगा ना, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -6, अगेन एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सर इतना है, डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू बताओ क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, एक बात बताओ। पहली चीज सर, कंबशन का मतलब क्या होता है, मीथेन गैस का कंबशन करने जाओगे तो मीथेन गैस का कोई भी हाइड्रोकार्बन, अब इतना तो 10th में पढ़ के आए हैं ना कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंबशन करते हैं, अगर कंबशन करते हैं तो वो क्या बना देता है, CO2 प्लस वाटर बनाता है, इतना तो हम सब लोग पढ़ के आए कि CO2 प्लस वाटर बनाता है। तो भैया इस केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 - 3 हो जाएगा क्या, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 होगा क्या। डेल्टा एनजी अगर निगेटिव होता है, याद करो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी था। अब आपको सोचना तो खुद ही पड़ेगा ना कि भैया डेल्टा एनजी कितना हो जाए, 0, तो सर यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू के इक्वल। अगर डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन डेल्टा यू आ जाएगी। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन डेल्टा यू आ जाएगा, लेस देन डेल्टा यू आ जाएगा। आंसर निकाल दो, आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब अच्छा क्वेश्चन आपको बोले सर कहां से, भाई अब तुम इतने बड़े तो हो गए हो कि ये रिएक्शन अब खुद से लिखने की कोशिश करो, 4-5 महीने बीत चुके हैं, अब तो आपको ऑर्गेनिक उसके इनऑर्गेनिक भी आती है। अब क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे डरते रह जाएंगे, ये देखो अब ऐसे तो क्वेश्चन मैच ही करते रह जाएंगे। करिए इसको कीजिए, इसको मैच कीजिए, ये तो आसान सा है, ये तो आसान सा है, इस क्वेश्चन को कीजिए। एक प्रोसेस है बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल चल रहा, स्लोली चल रहा है, इनफाइनाइटली स्लोली चल रहा है, इनफाइनाइटली स्लोली चल रहा है, तो बताएंगे इस केस में क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आराम से सोच के बताइए। एक बोल रहा क्वेश्चन मत कराओ सर, अच्छा भैया क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो फिर क्या ही फायदा होगा, मैं ज्यादातर बदनाम इसीलिए हूं भाई, आधे से ज्यादा लोग तो यही करते हैं। मुझे पता नहीं किसी ने जेई का उसका, भाई क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, पढ़ने का क्या फायदा है भाई, बस बता दूंगा तो सत्संग टाइप सुन के चले जाओगे, फिर पता चला कि 1 साल 2 साल बाद गाली दे रहे होगे, अरे यार क्या पढ़ाया यार इसने। ठीक है,
ड्रॉपर वाले बोलते हैं बहुत सही तगड़ा पढ़ाते हैं ये, हम लोगों को तो 11th में पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। क्या होगा सर? कुछ नहीं करना। जो प्रोसेस बहुत स्लो चलता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? आर। और जैसे ही ए का आंसर आर टिक करने की कोशिश करोगे, ए का आंसर आएगा आर। अब आर ए का आंसर हो गया आर, रिवर्सिबल। सर प्रोसेस इन विच नो हीट लिव्स और एंटर्स दिस, तो उसको क्या बोल देंगे? पी। बी का आंसर क्या आ जाएगा? पी। अब प्रोसेस कैरिड आउट एट, वो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एस। और डी का आंसर सर क्यू। साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग सब लोग जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में हम सब लोग जानते हैं कि भैया साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है सर, स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये देखना, एक क्वेश्चन लॉग वाला फॉर्मूला याद है? कोई पूछ रहा है फॉर्मूला कब कहां लगाएंगे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं ऑप्शन बताता हूं। वर्क डन निकालना है व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। पढ़िए क्वेश्चन आपसे, वर्क डन ऑन द सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 500 केल्विन इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। याद कीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने निकलवाया था, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला निकलवाया था। व्हेन कंप्रेस कर दिया, उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर दिया? सर फाइनल से 1/10 कर दिया। बताएंगे उसके पास कितना वर्क डन होगा? कितने लोगों को वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल याद है कि सर ऐसा कुछ होता था? -2.303 nRT लॉग सर वी इनिशियल V2 बाई वी फाइनल, वी फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा? वी इनिशियल हो जाएगा। यही था शायद फॉर्मूला। पुट करके एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको बस फॉर्मूला ही बता चुका हूं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला बताया था मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला बताया था। अरे नहीं कराऊंगा भाई, मैं क्वेश्चन कराना नहीं छोड़ता, भले ही बदनाम हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार सिलेक्शन वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ना यार वो। हाँ, जिसको नखरे ज्यादा है, अब से नखरे वाले सब चले गए हैं मोस्टली। अब थोड़ा बहुत जो थोड़े बहुत स्पैमर बच गए होंगे वो बच गए होंगे, तो मोस्टली अब नखरे वाले लोग चले गए, जो पढ़ने वाले हैं वहीं सब हैं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे यार। फॉर्मूला तो मैंने लास्ट क्लास में डिराइव भी कर दिया था, बहुत सारे लोगों को डेरिवेशन से भी दिक्कत है भाई, डेरिवेशन कर दिया है आपके लिए। अभी आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, आपने स्टेट सब मैटर मोल कॉन्सेप्ट सबके शॉर्ट नोट्स मिल चुके हैं, आपको बस रिवाइज ही तो करना है बैठ के, कीजिए। ये देखिए सर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल -2.303, आर एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू सर दिया हुआ है 2 कैलोरी लेना है, टेम्परेचर कितना है 500 है, और लॉग सर वी फाइनल कितना ले लूं? सर वी इनिशियल कितना होगा? वी, तो ये कितना होगा उसका? V/10 हो जाएगा क्या? सर आप एक खुद बताइए, -2.303 इसकी वैल्यू 1000 हो गई, लॉग 1/10 को क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, चाहे छोड़ो इतना हाई फाई कौन बात करेगा, log 1/10 लिख सकता हूं। और log 1/10 को सॉल्व करने जाएंगे तो log 1/10 को log सिखाया गया था आपको कि सर 10 की पावर क्या लेंगे? -1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 log 10, और log 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाती है? -1 आ जाती है, लिख सकते हैं। तो बस पुट कर दीजिए सर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2.303 इंटू 1000, और किलो कैलोरी में निकालना है, ये कैलोरी में आया, किलो कैलोरी में निकालने जाएंगे, किलो कैलोरी में निकालने जाएंगे तो सर किससे डिवाइड कर दें? 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो कैलोरी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लो, बहुत बढ़िया। ये परसेंटेज अब इस क्लास की फिक्स होने लगी है, 60-65% जनता अब थोड़ा सा फ्लो में आ चुकी है, क्वेश्चंस करने से अब डर खत्म कर चुकी है। तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा दूर नहीं, नीट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क डन कहाँ आएगा? मैक्सिमम वर्क डन कहाँ आएगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया है, पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क डन कहाँ आएगा। ये नीट का PYQ है बेटा, नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन है। सोचो, जो पढ़ रहे हो उसका फायदा आपको पता चलेगा। सर वर्क डन कैसे निकालते थे? PV कर्व से, एरिया अंडर कर्व करते थे, शायद कुछ एरिया अंडर कर्व होता था, एरिया अंडर कर्व होता था क्या? एरिया अंडर कर्व होता था क्या? किसका एरिया सबसे बड़ा है? खुद से सोचो, किसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है?
किसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है? सोचो एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी को लग रहा हो झूठ बोलो, जाके देखना पीवाई क्यूज में मिल जाएगा, फिर देख के हंसी भी आएगी, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है। पीवाई क्यूज देखा करो ताकि तुम्हें ना भरोसा आए, थोड़ा लगे खुद पे कि हाँ भाई, हाँ कि भाई कुछ कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो सर ये देख लो क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया किसका दिख रहा है? सबसे ज्यादा एरिया इसका दिख रहा है। इसका एरिया तो इसका तो वर्क डन 0 ही है। इसका वर्क डन क्या होगा? इतना ही दूर होगा। क्यों सर इतना ही दूर क्यों होगा? क्योंकि जितना ये करेगा उसके अपोजिट चला जाएगा, तो प्लस माइनस इतना ही दूर आएगा। सर इसका एरिया, सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सी का होगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? सी। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम हॉल में, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। 83% जनता कर चुकी है, सोचो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं भाई साहब, तो खुद पे प्राउड कीजिए और कोशिश कीजिए भाई साहब कि सर एग्जाम के साथ साथ, ट्वेल्थ के साथ साथ एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, क्वेश्चंस और सिलेक्शन अटेम्प्टेड हो। इस साल बहुत सारे बच्चे ना, मतलब सोचो 11th 12th में, 11th 12th जो पढ़ रहे थे, 11th से 12th गए और 12th से अभी इस साल एम्स में लाइन लगी पड़ी है। मुझे जो मतलब ठीक है, पुरानी जगह जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे जो 11th के बच्चे 11th से शुरू किया था, जिन्होंने अच्छे से, मतलब रोग आके शुरू कर ही देता है आदमी पढ़ाई करना, जैसे बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया होगा। सोचो 11th 12th करते करते 12th से पास हुई लड़की और वो एम्स भोपाल गई है, ठीक है। उसका भी रिसेंटली मिठाई का एक डब्बा आया था मेरे पास। मिठाई का डब्बा मतलब मिठाई भी उसमें आई थी, सिर्फ डब्बा नहीं, ठीक है। हाँ, मिठाई का डब्बा नहीं, मिठाई भी साथ में थी भाई। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलते जाएंगे। निकालोगे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 1 मोल का और 2 मोल का, 3 मोल का, 4 मोल का क्या चेंज हो जाएगा? सीपी माइनस सीवी को हम लोग एनआर लिख सकते थे। सर इसको आर लिखते थे 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए ये लिखते थे। अगर एन मोल्स दे दिया जाए तो सर इसके लिए क्या लिख देंगे? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? एनआर लिख सकते हैं। डरना मत, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सर ऑब्वियस नंबर ऑफ मोल्स से हो जाएगा। तो ये देख लो भाई। हाँ, तो बस यही जो आंसर है। बताओ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r के इक्वल हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, तो परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए अपने पास। अब सब कुछ सीपी सीवी सब कुछ रिवाइज कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर इसके बाद हम लोग कहानी को आज कि कहा, मतलब आज अपने सारे केवीडी में जितना रिवीजन करना है रिवीजन कर लिया। वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, खुद से सोचो। चलो मुझे ये बताओ, कौन से प्रोसेस का वर्क डन 0 है? ए से बी, बी से सी, सी से ए। कौन से वर्क डन का, कौन से प्रोसेस का वर्क डन 0 है? पहले ये बताओ। ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं, ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से ए हो रहा है। किस प्रोसेस का वर्क डन 0 है? जल्दी बताओ, किस प्रोसेस का वर्क डन 0 है? किस प्रोसेस का वर्क डन 0 है? किस प्रोसेस का वर्क डन 0 है? सर कौन से प्रोसेस का वर्क डन 0 होगा? ये वाला वर्क डन क्या होगा? 0। तो इसमें तो वर्क डन लेना ही नहीं है। जब भी आपको कोई क्लोज ग्राफ दिख जाए, जब भी आपको कोई क्लोज ग्राफ दिख जाए तो ध्यान से देखिएगा। ये वर्क डन देखो, ये वर्क डन क्या है? वर्क डन एक्सपेंशन का है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब ये निगेटिव होगा। ये वाला क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा जिसमें साइन अपोजिट जा रहा हो, तो पूरा इतना ज्यादा नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन का मैग्नीट्यूड, वर्क डन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्राफ। और एरिया अब निकाल दो, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? सर इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 2v1। और हाइट कितनी है? सर 5p1। सर 2 से 2 गया, आंसर क्या आ जाएगा? 5p1v1। यही वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आया, ये क्या आया? मैग्नीट्यूड आया। कोई पूछे सर इसका पॉजिटिव और निगेटिव बताओ, तो वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव? आप खुद से सोच लेना। ग्राफ में सबसे ऊपर क्या है? एक्सपेंशन है। ग्राफ में ऊपर क्या है? एक्सपेंशन है। तो वर्क डन का ये मैग्नीट्यूड आया। वर्क डन अगर कोई नॉर्मल पूछे तो -5p161। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे निगेटिव क्यों आया? बिकॉज ग्राफ में ऊपर कौन है? सर एक्सपेंशन वाला है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? सर क्या आ जाएगा? 5p1v1 आ जाएगा। वर्क डन क्या आ जाएगा? 5p1v1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो एरिया ऑफ द ग्राफ कर लो। साइन कैसे डिसाइड करेंगे? ग्राफ में सबसे ऊपर वाला चीज देख लो। ग्राफ में ये ऊपर मत देखना, ग्राफ में सबसे ऊपर क्या है? एक्सपेंशन है, ऑब्वियस है, निगेटिव साइन आ जाएगा। ग्राफ में सबसे ऊपर क्या? एक्सपेंशन है, निगेटिव साइन आ जाएगा। पूरा एरिया निकाल के भी करना चाहोगे तो कर सकते हो भाई, पूरा एरिया मेहनत उतनी ही लगनी है। इसका एरिया निकालोगे यहां तक, फिर इसका एरिया माइनस करोगे, सेम ही आएगा। करके देख लो, अगर तुम्हें लगता है करके देख लो ना, इसका निगेटिव आएगा और इसका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
हाँ करके देख सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तो ट्रिक बता दी ना भाई, इसीलिए तो पूरा नहीं निकालने के लिए बोला ना। अब पूरा मत निकालना, आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर देखो, ये इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसके बाद देख लेना कि सर कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, वर्क डन बाई द सिस्टम ज्यादा हो रहा है। देख लो इसके अंदर एरिया क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर एरिया क्या है, कम है, तो ये वाला साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। एरिया निकाल के फिर देख लो कौन सा वर्क डन ज्यादा हो रहा है। तो देख ले भाई, अब तेरे पास कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, कितने क्वेश्चन करा दिए सर, देखो कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे भाई बहुत करा दिए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्वेश्चंस करा दिए भाई साहब, 13 क्वेश्चंस कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, लीडर बोर्ड ये सब देखने की जरूरत नहीं है भाई, अब ऑलरेडी करा चुके हैं। अब चलो काम की चीज पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने सारा फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ पढ़ने के साथ साथ हमने लास्ट क्लास में एक चीज जानी थी कि भैया हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है जो हम खुद से कर लेते हैं, जो खुद ब खुद हो जाता है, जैसे हमारा टाइम पास, हमारा टाइम पास खुद ही ब खुद हो जाता है। सर यूट्यूब खोलते हैं, पता नहीं 5 मिनट के लिए खोलते हैं, कितने लोग तो इस बीमारी के शिकार होते हैं। एक बीमारी होती है, मान लो 6:55 हो रहा है, तो सोचते हैं 7 बजे से ऐसी पढ़ाई करेंगे, 7 बजे से लेके सीधा 12 बजे तक, तो 5 मिनट अभी बचा हुआ है, तो जिंदगी की ये 5 मिनट यूटिलाइज करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, चाहे शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। और ये 5 मिनट कब बीत के पता चला, आपकी अगली बार जो घड़ी देख रहे हो वो 7:15 या 7:20 पे देख रहे हो, तो फिर उस इंसान में देखो ऐसा नहीं शर्म आती, उस इंसान को शर्म नहीं आता, पता है क्या करता है, अच्छा 7:20 हो गया ना, तो यार टाइम तो बीत गया, एक काम करते हैं 7:20 से नहीं, अब 7 बजे से नहीं, अब पढ़ूंगा 7:30 से। और वो धीरे धीरे ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। ये धीरे धीरे करते करते कब 10 बज जाएगा और फिर बोलेंगे यार साइंस बहुत डिफिकल्ट है यार, बेकार है साइंस यार। मेरा दोस्त कॉमर्स में पढ़ता है, शानदार आर्ट्स में पढ़ता है, बहुत शानदार जीता है यार, टीचर बेकार है यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक काम करता हूँ, किसको ब्लेम कर सकता हूँ, मम्मी पापा घर से बाहर निकाल देंगे, उनको ब्लेम नहीं कर सकते अभी, किसको ब्लेम कर दें, ऑनलाइन नहीं सही चल रहा, ऑफलाइन सही चलता, मम्मी पापा, ऐसा ऐसा ही चलता है कुछ लाइफ में, ठीक है। हाँ इतना सच नहीं बोलना है ना, इतना सर सच सुन के बुरा लगता है सर, ऐसे सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं, मतलब ट्राई करो भाई, मैं ऐसा नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे ठीक है अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेचारे जो बीच में एवरेज वाले लोग हैं वो बहुत तड़पते हैं। तो भाई बुरा किसको लगता है, बुरा उसको नहीं लगता, जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम याद करो, किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, जो मतलब मुश्किल से पास हो रहा है, उसको कभी देखा है कि एग्जाम में मार्क्स है रो रहा हो, वो कभी नहीं रोता। बुरा किसको लगता है, जो बीच वाला होता है, जिसके 100 में 100 आ रहे हो तो कभी नहीं रोता, लेकिन हाँ जो 80 वाला होता है उसको पता होता है यार मैं भी वहां हो सकता था, मैं भी टॉप कर सकता था। जो 70 वाला उसको लगता है यार मैं भी अचीव कर सकता था, बुरा उसको लगता है। तो एवरेज मत बनिए, इंडिया में कंपटीशन है, थोड़ा हायर लेवल पे आइए और थोड़ी मेहनत ज्यादा कीजिए। ओके चलो, तो बात करते हैं। एक बोल रहा हाँ रिलेटेबल है ना भाई, तो यही बात मैं भी बताना चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा जो 5 मिनट आप देखते हैं प्लीज मत देखिएगा, ठीक है, जो 5 मिनट सोते हैं वो मत सोइएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी, मैंने बताई थी कि दो चीजें हैं, दो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस मैंने बहुत टाइप के बता चुका हूं, लेकिन अभी बस लास्ट टाइम का याद दिला रहा हूं। मैंने दो प्रोसेस बताए थे, मैंने कहा था यार एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे तुम्हारा पढ़ना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुम्हारा पढ़ना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम वही काम करते हो। अरे सर ठीक है ना, अभी अभी जैसे क्लास खत्म होगी, फिर से 8:30 तो क्लास ही खत्म हो रही है यार, होमवर्क में करेंगे आधे घंटे खाना खाने से पहले थोड़ा 10-15 मिनट रिफ्रेशमेंट चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, पता चला वो निकल गया पूरा टाइम। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि पढ़ना क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, एक्सटर्नल हीट की जरूरत है, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत है, घर वालों के प्यार की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये सब चीज जरूरत पड़ती है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, बर्बाद होना। स्पॉन्टेनियस क्या है, बर्बाद होना। कभी कहीं कोई कॉलेज देखा है क्या, आओ मिलकर टाइम बर्बाद करें, ऐसा कहीं कोई ऐड नहीं देखा होगा, ऐसा कोई ऐड नहीं देखा होगा कि कोई ऐड लगा हो कि ऐसा लिखा हो कि अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करता हो तो उसको बदमाशी सिखाने के लिए
मिलिए किसी इस बंदे से या उस बंदे से, यहाँ मिलिए वहाँ, नहीं कभी देखा हो। क्यों? क्योंकि सर बदमाशी करना नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, वो अपने आप हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस है। अब कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसकी दो कंडीशंस बताए थे, दो ड्राइविंग फोर्स बताई थी मैंने कि भैया कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उसके पीछे दो ड्राइविंग फोर्स काम करते हैं, दो ड्राइविंग फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से? तो एक मैंने बताया था कि भैया आपका रैंडमनेस बढ़ जाए। हम सब लोग क्यों बर्बाद होते हैं? कोई बोलता है कि सोशल मीडिया बहुत एडिक्टिव है, वो क्यों है? क्योंकि वहां रैंडमनेस ज्यादा है, आपके अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। आप कुछ कभी भी कुछ भी सोच सकते हो। जैसे अभी तुमसे बोलो कुछ सोच लो, नहीं सोच पाओगे। पढ़ाई करना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि दिमाग को ना शांत करना पड़ता है। हम जैसे लोगों के चेहरे देख के सोचना पड़ता है कि हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर वही चीज तुम मूवी देखते, कोई मूवी देख रहे हो तो तुम्हें नहीं पता चलता। लोग बोलते हैं मूवी देख, बहुत जो नहीं पढ़ा लिखा वो क्या बोलता है, सर मूवी देखते ना पता नहीं चलता टाइम का, लेकिन हाँ लेक्चर देखते बहुत पता चलता है। अबे भाई मूवी मूवी है, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाई गई, उसमें रैंडमनेस है, तुम्हें किसी और की चीज लाइफ दिखाई जा रही है। रियल मूवी स्टार को देखोगे तो अलग ही दिखेगा भाई, ठीक है? तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है कि भाई तुम्हारी रैंडमनेस जहां बढ़ेगी, जहां तुम्हें मजा आएगा। इंस्टाग्राम ये सब क्या होती है, आप देखोगे रील्स का टाइम कम करेगा। क्यों? क्योंकि सर जितना जल्दी आप जल्दी जल्दी भागोगे उतना तेजी से उसको मजा आएगा। तो ये रैंडमनेस आपकी बढ़ती है। और दूसरा सर, आपकी एनर्जी क्या करनी है, कम करनी है। एनर्जी क्या करनी है, कम करनी है। एनर्जी क्या करनी है, मिनिमम करनी है। या फिर अब एनर्जी मिनिमम हुई तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अभी आप रैंडमनेस क्यों कम कर रहे हो अपना? ताकि आप अपने आप को स्टेबल कर पाओ, और कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा अपने आप से पढ़ाई कर रहा है बिना किसी के बोले, इसका मतलब क्या है? सर वो रैंडमनेस को कम क्यों कर रहा है, अपने दिमाग को कम क्यों कर रहा है? बिकॉज रैंडमनेस का मतलब क्या हो, रैंडमनेस मतलब भाई, रैंडम मतलब कुछ भी आलतू फलालतू कुछ भी सोच रहा है। रैंडम मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करो, वो सोच रहा है कि ये आज बाइडेन आया है तो कहीं हो सकता है मतलब कुछ पैसे दे के चला जाए, रास्ते में दिल्ली से निकल जाता हूँ कुछ पैसे दे के जाए, हो सकता है दिल्ली में पैसे लुटा दिए जाए आ जाए। वो रैंडमनेस है बेटा, उसी को बोलते हैं कुछ भी, मतलब फालतू का बस घूमते फिरते रहना, उसी को बोलते हैं रैंडमनेस, और कुछ नहीं। ठीक है, हिंदी एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ होता है रैंडमनेस, हिंदी क्या ही होगा, लेकिन जो भी है। डिसऑर्डरनेस बोल दे यार तू भाई, इसको बोलते डिसऑर्डरनेस। कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। गली मोहल्ले में देखा हो एक आदमी उल्टा गाड़ी चलाते हुए आता है, उल्टा बाइक लेके आता है और सबको डांटता हुआ जाता है कि सही से चला करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता गाड़ी लेके आ रहा हूं मैं। उसको बोलते हैं डिसऑर्डरनेस। ऑर्डर मतलब सीधा जाने का, डिसऑर्डरनेस मतलब कि उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे, ठीक है? तो दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, उसके हिसाब से हमने डिवाइस किया। अब इस एनर्जी का हिसाब किताब तो पता चल गया। एनर्जी तो तुमने इतने टाइप की पढ़ ली, हीट पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, इंथैल्पी पढ़ ली, इतने सारी एनर्जी पढ़ ली है। सर ये रैंडमनेस कौन सी चीज है, रैंडमनेस कौन सी चीज है, इसको थोड़ा सा करते हैं। ये रैंडमनेस कैसे मेजर होता है? तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये रैंडमनेस मेजर करेगा। और आज जो अब टॉपिक, आज की क्लास जो शुरू करेंगे उसमें होगा इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, जो किसको मेजर करता है? रैंडमनेस को और डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। जो किसको मेजर करेगा? किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है और कितना नहीं है। मतलब ये मेजर करने का तरीका जो होगा, इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। इंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो क्या मेजर करती है? किसी के अंदर कितनी ज्यादा रैंडमनेस है और कितनी नहीं है। जैसे तुमसे मैं लास्ट क्लास में पूछा था, अगर मैं पूछ लूं इंट्रोपी का ऑर्डर पूछ लूं, इंट्रोपी का ऑर्डर पूछूं या रैंडमनेस का ऑर्डर पूछूं, तुम खुद बताओ कौन ज्यादा रैंडम है? गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है? गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है? अगर इंट्रोपी का ऑर्डर पूछो, तुम खुद से सोच लो कौन ज्यादा रैंडम होता है? गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? कौन सा ज्यादा रैंडम होता है? गैस होगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ज्यादा अच्छे से पता है गैस होता है। गैस क्या क्या कोई दिन धर्म कुछ है ही नहीं उसका, वो कुछ भी कर रहा है, जहां जा रहा है, जिस कंटेनर में जा रहा है उसके हिसाब से ढल जा रहा है, जिस रूम में जा रहा है उस हिसाब से फैल जा रहा है। गैस का क्या होता है? ऑब्वियस उसकी रैंडमनेस ज्यादा है भाई। हाँ, गैस रैंडमनेस मतलब आपकी डिसऑर्डर। अब यार, अब एक बात बता, एक पानी रखा है, खुद से सोच, एक पानी का मॉलिक्यूल ऐसे बॉटल में रखा है, ये मेरे बॉटल है, इसमें ना पानी रखा है। अब इसको मैं गर्म करना शुरू कर दूं, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा? इसके मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे ना। ऐसे शांति से पड़े हुए थे अभी तक, जैसे ही गर्म करना शुरू करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करना शुरू करेंगे। अगरबत्ती है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को लेके बैठी हुई थी, जैसे ही टेम्परेचर उसको हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या हुआ? इंट्रोपी बढ़ गई ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब ये सब चीजें
अब मैं लिखवा रहा हूं, देख भाई, अब रटना मत इसको। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये देखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये सब रट मत भाई, रटेगा तो फिर तो तू बर्बाद हो जाएगा, एक एक लाइन ऐसे रटता रहेगा तो। अरे अब ये तो गैस ज्यादा होता है, गैस लिक्विड से ज्यादा होता है, गैस, ऐसे मत रट। सीधा सोच, टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, तू अपना, तू खुद का सोचना। तुझे धड़ 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 घर वाले दिए जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए गाल का, तुझे लगता है कि तू वहीं बैठा रहेगा पढ़ाई करते हुए? क्या करने वाला है? याद है फोटो इलेक्ट्रॉन, घर छोड़ के फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, याद है? ऐसा कुछ होता है ना। वो बोलते हैं ना, कब लेगा रे बदला, कभी तो लेगा भाई। तो इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारे अंदर का खून खौलेगा। मैं तुम्हें बोलूं, तुम मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो क्या करता है वो तुम्हारा, टेम्परेचर ही तो बढ़ाता है। रात की, अब मोटिवेशन वीडियो 11 बजे रात को देखना शुरू किया, 12 बजे रात को देखना शुरू किया, अब उस टाइम मोटिवेशन बढ़ के भी क्या ही फायदा, सोना है उसके बाद। तो इसलिए मोटिवेशन वीडियो देखनी सुबह सुबह देखा करो भाई, ठीक है? ऐसा नहीं कि रात में 12 बजे देखने के साथ मोटिवेशन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो, तो देख ली टेम्परेचर। अच्छा, अब मैं उल्टा पूछ लूं तो, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सोच, आइस है और वाटर है, किसका ज्यादा होगा? चल अब तुझसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सर इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, इंट्रोपी आइस का ज्यादा होगा या वाटर का ज्यादा होगा? ठीक है, आइस का ज्यादा होगा या वाटर का ज्यादा होगा? क्या होगा, आइस का ज्यादा या वाटर का ज्यादा? चल बता, आइस का ज्यादा या वाटर का ज्यादा, जल्दी बता भाई। आइस का इंट्रोपी ज्यादा? क्या बात कर रहा है? आइस क्या होता है भाई, आइस कहां होता है, सॉलिड फेज में होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। अबे कौन ज्यादा रैंडम होगा, इसकी इंट्रोपी, अगर इंट्रोपी को एस से लिख दूं तो इंट्रोपी ऑफ वाटर ज्यादा होगी ना भाई। पानी चलता हुआ चला जाएगा, आइस तो बेचारा पिघल जाएगा। एक बात बताओ, तुम खुद से सोचना, तुमने बोला स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। तुमने देखा है हाथ में आइस लेके बैठ जाना, कुछ देर बाद पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाथ में पानी लेके 3-4 दिन बैठ जाना, कभी जम के आइस नहीं होगा, उससे पहले तुम आइस हो जाओगे। कभी उल्टा सोच के देखना, इसलिए बोला था रैंडमनेस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना क्या है सर, इंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है। सर आइस अगर वाटर में जा रहा है, देखिएगा, आइस अगर वाटर में जा रहा है तो सर इस केस में इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है भाई साहब। ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों अपने आप, क्यों हो रहा है? आइस से वाटर कन्वर्ट करने के लिए मशीन नहीं लगा रहे, उल्टा चलने के लिए मशीन लगाते हैं, उल्टा जाने के लिए। सर वाटर से आइस जाना है, वाटर से आइस जाना है, तो आपको क्या चाहिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए मुझे फ्रिज चाहिए। क्यों? अरे सर इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इंट्रोपी कम हो रही है, आपकी रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सर बेचारा वाटर घूम फिर सकता था, उसको उठा के तुमने किस में डाल दिया, आइस में डाल दिया। सोच लो ना, खुद से सोचो। आपको आपको अरे तो नोट करता रहे ना भाई, बात जब कर रहा उस टाइम नोट कर ले। अब एक एक 2 लाइन तो लिखी है, बोला लिखने का टाइम दो, जल्दी नोट करने का। एक एक लाइन तो लिख रहा हूं बेटा, उस पे भी अब तुझे, ठीक है? ये देखिए, अगर मैं उल्टा, अभी बोला फ्रीज, अरे भाई फ्रीज ऑब्वियस रिक्वायर्ड है, लेकिन नॉर्मल समझो, इनडायरेक्ट वे में समझो। आपको मैंने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताया था। एक बात बताओ, चलो ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? ध्यान से देखना, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 2 3 4, जो भी है, इसको उठा के अगर मैं, यार रुक जाओ, पता चला कोई काउंट करने पे लगा है। डर ही लगता है ना आदमी, कॉन्सेप्ट से ज्यादा इस बात का डर लगता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। ध्यान से सुनना, एग्जाम हॉल में क्या करेगा, ये देख ले भाई, जानबूझ के लिख रहा हूं। 4 8, ये 12, ये देखना, इसका वॉल्यूम मान लो, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है? इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ध्यान से देखना, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अभी इसकी इंट्रोपी कुछ भी होगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, लेकिन सर सडनली क्या किया मैंने, क्या किया, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया। इसका वॉल्यूम मैंने कर दिया 2 लीटर, इसका वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया, 2 लीटर। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, लेकिन अब बताएंगे इंट्रोपी ज्यादा हुई या कम हुई। अब फैल गए तो मतलब क्या हो गया, रैंडमनेस ज्यादा हो गया। तुम एक काम करो ना, तुम एक बस में चढ़ो जिसमें कम सीट है,
पूरा बस भरी हुई है तो तुम्हारी मजबूरी होगी जाके उसी खाली सीट पे बैठनी पड़ेगी। लेकिन अब तुम गए बस में, पूरी पूरी बस ही खाली है, पूरा बस लंबा चौड़ा हो गया है, तुम्हारी क्या होगी? यहां से यहां जा रहे हो, सर एक लाइन लिखूंगा, देखना कितना डरावना लाइन लिखूंगा, फॉर अ फिक्स्ड मॉलिक्यूल सिस्टम, फॉर अ फिक्स्ड मॉलिक्यूल सिस्टम, देखना जानबूझ के, ये देखो, फॉर अ फिक्स्ड मॉलिक्यूल सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो सर देन एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंट्रोपी क्या हो जाएगा? ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी भाई, सीधी सी बात है। कोई एक सिंपल सा, तू अपनी क्लास का एग्जांपल ले, स्कूल में गया, पता चला सारा स्कूल का मतलब क्लास का पूरा सब सब लोग आ चुके हैं, तेरे लिए एक ही सीट खाली है, तो तू जाके वही बैठेगा ना भाई। तेरी रैंडमनेस क्या हो गई? खत्म हो गई, तुझे वही बैठना पड़ेगा क्योंकि तेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन तुम स्कूल में गए, पता चला 10 ही लोग बैठे हुए और सब फैल फैल के बैठे हुए, तो आराम से बैठोगे ना, हाँ सर वॉल्यूम बढ़ गई, आराम से कर लो। एग्जाम हॉल में ये पिक्चर देके नहीं पूछेगा, एग्जाम हॉल में ये लाइन पूछी जाएगी कि सर अगर मॉलिक्यूल फिक्स्ड है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ? अब रटना मत इसको बैठ के कि अरे सर बहुत शानदार क्या लिखा है सर आपने, रट लेते हैं, ये रटना मत, खुद को फील करो कि हाँ यार, एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसे सोच लेना कि अरे यार हाँ यार 10 लोग हैं, सडनली घर का कमरा एक बड़ा कर दिया जाए तो मेरे लिए भी ज्यादा स्पेस हो जाएगा घूमने फिरने के लिए ना भाई, मेरे लिए भी ज्यादा स्पेस हो जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, इंट्रोपी अगर मुझे पूछा जाए, इंट्रोपी अगर पूछा जाए सॉफ्ट सब्सटेंस का, इंट्रोपी अगर सॉफ्ट सब्सटेंस का पूछा जाए और इंट्रोपी अगर हार्ड सब्सटेंस का पूछा जाए, तुम्हें क्या लग रहा है किसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होगी? तुम खुद से सोचना, सोच समझ के आंसर दो। सॉफ्ट है मतलब उसको रोटेट रोटेट कुछ कर सकते हैं, रैंडमनेस ज्यादा होगी या कम? खुद से सोचो, रैंडमनेस ज्यादा होगी या कम? खुद से सोच लो। सॉफ्ट है और हार्ड है, हार्ड को कुछ कर नहीं सकते, सॉफ्ट वाले को जैसे रबड़ है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी या डायमंड की एंट्रोपी ज्यादा होगी? खुद से सोचो, सॉफ्ट वाले की एंट्रोपी ज्यादा होगी या हार्ड वाले की? रटना मत इसको बैठ के भाई, मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि फिर फायदा नहीं, मैं फिर लिखवा देता लिस्ट एक बार में। सॉफ्ट की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल ज्यादा होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा सर, मोर पॉसिबल। ये ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं इसको, खूब सारा मान लो ट्विस्ट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो आप ये सब चीज रट के मत बैठो। एक बोल रहा है सर, एक बात बताइए, बोल रहा है इंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, मुझे आता नहीं लगा, मैं लिख नहीं सकता था, मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। इंट्रोपी ऐसा डायरेक्ट मत रट लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आपसे खुद पूछेगा, आप बताते जाइए सॉफ्ट सब्सटेंस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हार्ड। ये बता, एक बात बता, एक बात बता, बॉन्डिंग सबने पढ़ ली है ना? ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, और इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। अब जितना तुम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते जाओगे उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर अलग अलग कार्बन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा या अलग अलग प्लेन में जा सकता है ना, अकेला एक ही कार्बन, इसका ऑप्शन ही नहीं बचा। ये अब बैठे बैठे हुए रट के, अरे सर ये, अरे भाई एक ही कार्बन है, अब तू क्लास में एक ही बच्चा है, तेरे पास ऑप्शन ही बचा, जो तू कमेंट करेगा वो मुझे दिखेगा, और मैं भी जो कमेंट करूंगा तेरे लिए ही करूंगा। अभी क्या होता है, स्पैमर बेचारा साइड में बैठ जाता, बोलता है मेरे लिए नहीं है। अरे मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस उसके पास क्या है, वैरायटी ज्यादा है, ऑब्वियस वो अपने आप को काउंट ही नहीं करता, उसको लगता है अरे सर तो किसी और को बोल रहे होंगे। यही होता है ना भाई। ये देख, अब CH4 है, खुद से सोच ले, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बढ़ेगा ऑब्वियस है ना उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उतनी ज्यादा रोटेशन पॉलिसी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, रोटेशन ज्यादा हो जाएगा। सर किसकी इंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा इंट्रोपी किसकी होती जाएगी, देख ले भाई। सर मैं लिख दूं अपने पास जैसे जैसे, अब वही सब चीजें कि सर जैसे जैसे क्या बोल सकते हैं, साइज बढ़ता जाएगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा इंट्रोपी बढ़ता चला जाएगा सर, इंट्रोपी बढ़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, इंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। अब रट ले इसको, तुझे लगता है तो रट भाई, मुझे नहीं लगता कि रटना है तो नहीं रटेंगे। इंट्रोपी क्या है सर, रैंडमनेस है, कौन ज्यादा रैंडम है, अकेला है तू, किस बात का रैंडम भाई, 10 लोग होते तो ज्यादा रैंडमनेस होती। अब पता चला बदमाशी करने गए, किसी के घर पे कुछ फेंकने गए, पता चला तुम ही अकेले ही हो, वो देख लेगा, तुम्हें पीट देगा। लेकिन 10-20 लोग हों तो फिर क्या होता है, पता नहीं चलता, क्योंकि रैंडमनेस है। हम भीड़ का हिस्सा थे, स्कूल में कुछ बदमाशी हो जाती है, पटाखे फूट जाते हैं, तो पिटने के चांस कब है, जब अकेले खड़े हों।
लेकिन हाँ, अगर 20 लोग 200 लोग एक साथ खड़े हैं तो वहां पे पिटने का चांस नहीं है, मतलब डर नहीं लगता ना, पता है कि हाँ भाई यही होना है। तो ये चीजें, तो अब ये सब चीजें मत लगना, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ कि साइज बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे तो इंट्रोपी बढ़ जाएगा। अब मैं तुझे एक चीज देता हूँ, ये देखना, किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, कौन से गैस की ज्यादा होगी। सर मुझे तो ए गैस बी गैस नहीं पता, अभी पता करना भी नहीं है भाई, तुम्हें पता करना भी नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि सर ये अरे गैस गैस ही रहेगी ना भाई, गैस का मॉलिक्यूल रहेगा, तुम्हें ये जानना है इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, सर इसका इंट्रोपी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, निकाल देना। गैस कौन सी है मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं, मुझे देख रहा टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर देखेगा अपना काम टिक करेगा भाई, मैं टेम्परेचर देख के अपना काम खत्म कर लूंगा। तो बस यही सब चीजें हैं, इंट्रोपी इंट्रोपी खेलते रहो, ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। तुमसे कुछ भी पूछा जाए, अब तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन, चल एक बॉन्डिंग पढ़ लिया ना सबने, बॉन्डिंग सबने पढ़ लिया, एक लास्ट चीज पूछता हूं, एक बार बताओ, अब यार बॉन्डिंग सबने पढ़ा तो है लेकिन अब पूछने में डर ही लग रहा है, लेकिन चलो बताओ, MgCl2 इसमें किसका बॉन्ड, किसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा। सर यहां पे देख लीजिए, इसके पास कितना चार्ज है +1, इधर कितना है -1, यहां पे कितना चार्ज है +2, इधर कितना है -2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। सर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो यहां पर आयनिक बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा, इसका स्ट्रांग होगा। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन कटायन और एनायन, किसी कटायन और एनायन का चार्ज देख ले भाई, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, यही होगा। क्यों, क्योंकि सर MgCl2 में +2 और -2 ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बात बता, अब मैं तुझसे उल्टा पूछता हूं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये अपने कटायन अपने एनायन को पकड़ के रखेगा, ये थोड़ा कम पकड़ेगा, तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी। अब बता इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, अब मुझे एक चीज बताना, इंट्रोपी का ऑर्डर बताओ, इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी। सर इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, NaCl की ज्यादा होगी या MgCl2 की ज्यादा होगी। सर कौन अपने कटायन आयन को पकड़ के बैठा है, जो पकड़ के बैठा है ना वो कभी भागने नहीं देगा, रैंडम नहीं जाने देगा। कौन रैंडमनेस दिखाएगा, रैंडमनेस कौन दिखाएगा भाई, रैंडमनेस दिखाएगा कौन। अरे किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, सर इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। काहे, अरे सर NaCl है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, घूमता फिरता रहेगा NaCl। लेकिन MgCl2 तो पकड़ के बैठा है भाई, MgCl2 का फोर्स देख लो, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा है उसका, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है MgCl2 का, वो पकड़ के रखेगा। अब इसी को मैं लिख दूं, अरे भाई साहब इंट्रोपी, इंट्रोपी इसका ज्यादा, अबे नहीं, इंट्रोपी ऑब्वियस है, बेसिक चीजें हैं, इंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंट्रोपी साइज पे डिपेंड करता है, इंट्रोपी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा दे तो उसके हिसाब से आंसर दे देना। इसका एक्सेप्शन ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन ऑफ इंट्रोपी, याद रखिएगा। पता है क्या एक्सेप्शन ऑफ इंट्रोपी क्या होता है। जैसे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, लोगों को क्या लगता है रॉ एग है और बॉइल्ड एग है, चलो तुम लोग पहले खुद से बताओ, रॉ एग है और बॉइल्ड एग है, बताओगे रॉ एग और बॉइल्ड एग में किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी। रॉ एग और बॉइल्ड एग में, अंडा देखा होगा हम लोगों ने, कच्चा अंडे देखोगे तो लिक्विड होता है उसके अंदर ना, कच्चा अंडा देखोगे तो उसके अंदर लिक्विड होगा, रॉ एग को देखोगे तो लिक्विड होगा, लेकिन अगर बॉइल्ड एग देखोगे, बॉइल्ड एग देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा अपने को, सॉलिड, सेमी सॉलिड मिलेगा। किसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, तुम्हें यही लग रहा है, क्योंकि रॉ एग में क्या होता है, लिक्विड होता है, ये क्या हो जाता है, लिक्विड होता है, और इसके अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो लोगों को लगता है, लोगों को लगता है कि भैया सर इसकी इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ दिस और इंट्रोपी ऑफ दिस, सर किसकी ज्यादा होगी, सर रॉ एग की ज्यादा होगी। नहीं, उल्टा होता है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। रॉ एग में होता है 4 डिग्री प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बहुत हाई स्ट्रक्चर में। अभी के लिए आप प्रोटीन ज्यादा नहीं जानते, प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो आप बस इतना जान जाइए कि इसके अंदर मोर बॉन्डेड होता है, बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं। यहां पे आएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री प्रोटीन होता है, और ये वाला जो होता है ये कम होता है,
ये लेस बॉन्डेड होता है। आपका बॉन्ड टूट गया, आपका बॉन्ड टूट गया मतलब आपका बॉन्ड टूटा, इसका मतलब आप ज्यादा रैंडम हो गए। सर सिर्फ फिजिकल नेचर पे मत जाइए कि फिजिकली चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज नहीं होता, ठीक है। फिजिकली के अलावा भी सोचिए सर, अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखिए सर, वहां ज्यादा बॉन्डिंग है, यहाँ क्या है, कम बॉन्डिंग है। तो सर रॉ एग और बॉइल्ड एग को देख लो, रॉ एग में 4 डिग्री प्रोटीन है, वो ज्यादा बॉन्डेड है, इसीलिए उसमें क्या हो जाएगा, उसकी इंट्रोपी कम होगी। लिक्विड और सेमी सॉलिड से फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड और सेमी सॉलिड से फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क की बात करूं और कर्ड की बात करूं, मिल्क और कर्ड की बात करी जाए तो मिल्क में भी अगेन 4 डिग्री प्रोटीन होता है। 4 डिग्री प्रोटीन मतलब मोर बॉन्डेड, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन के बॉन्ड होंगे, खूब सारा बॉन्डेड होगा 4 डिग्री प्रोटीन। ये क्या होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं। ये लेस बॉन्डेड होगा, और जब लेस बॉन्डेड होगा तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, कर्ड की ज्यादा होगी। इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, कर्ड की ज्यादा होगी। पक्का बता सकते हो। तो इंट्रोपी क्या है किसी भी सिस्टम में, भाई साहब एक्सेप्शन देख लो, ये 2 एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, ये 2 एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, बाकी अभी धीरे धीरे एक्सेप्शन और मिलेंगे जो आप मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो रबड़ का भी एक्सेप्शन मिल जाएगा कि रबड़ को इलास्टिक होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ मिलेगा। अब ध्यान सुनना, सर ये तो एक्सेप्शन हो गया, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो मुझे ये बताओ, इस केस में इंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, इस केस में इंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके अगर हमने एटम बना दिए, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से एटम बना दिए, इंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। कैसे पता चला, अरे सर यहां बॉन्ड था, यहां अलग अलग हो गए दोनों के दोनों, यहां दोनों भाई हाथ मिला के खड़े थे और यहां अलग अलग हो गए। सर यहां बॉन्ड था, बॉन्ड टूट गया, अब धागा टूट गया है, तो सर इसकी इंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। इंट्रोपी यहां क्या हो रहा है, इंट्रोपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा। इंट्रोपी इंक्रीज करेगा मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बॉन्डिंग याद है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी, चलो बताओ। इस रिएक्शन को, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देते हैं या एनर्जी लेते हैं, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देते हैं या लेते हैं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताओ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगा। क्यों, क्योंकि सर बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। पक्का। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में देख लो, इस रिएक्शन में इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, खुद से बताओ। इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सर ये डिसोसिएट करके क्या बना रहा है, सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना दिया, गैस बना दिया। इंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जल्दी बताओ। इंट्रोपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इंट्रोपी क्या होगी इसके केस में, इंट्रोपी इस केस में भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, आपकी रैंडमनेस बढ़ रही है, आप घूम फिर सकते हो। अरे सर आपसे कोई पूछ दे कि सर कार्बन अपने पास या कोई सॉलिड है, मान लो ए सॉलिड है, ए सॉलिड है, मैं सब्लिमेशन कर देता हूं, ए सॉलिड से एक गैस में चला जाता हूं, मुझे बताओगे इस केस में इंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, इंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। जल्दी, इंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। सर क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ी रही है ना भाई, इंट्रोपी तो बढ़ी रही होगी, तो इंट्रोपी इंक्रीज कर दो, इंट्रोपी इंक्रीज कर दो। पक्का हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब किसी ने पूछ दिया कि सर इंट्रोपी जो था, इंट्रोपी देखना ध्यान से, इंट्रोपी जो था स्टेट फंक्शन था। इंट्रोपी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो सर एक बात बताइए, तुम्हें क्या लगता है, तुम कितने बदमाश हो, इसका कोई मेजरमेंट है क्या,
तुम कितने बदमाश हो या कोई कितना बदमाश है, क्लास का कोई बच्चा शरीफ है लेकिन बदमाश भी हो सकता है, बदमाश है शरीफ भी हो सकता है, क्योंकि कितना बदमाश हो सकता है इसका कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इंट्रॉपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। इंट्रॉपी स्टेट फंक्शन है, इसलिए हम इंट्रॉपी के अंदर, क्योंकि कोई तुमसे कोई पूछ दे सर बदमाशी बताइए, तुम ये फोन बोलोगे सर मैं ना क्लास 9th में 10% बदमाश था, फिर क्लास 10th में 20% हुआ, फिर क्लास 11th में आया तो मुझे लगा कि बदमाशी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऑब्वियस है। ऐसा बदमाशी मेजर नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कांड क्या हो रहा है। ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं कार्ड क्या कर रहे हैं, हम लोग कांड क्या कर रहे हैं कि पता चला बैकलॉग में ही रख दिया सब कुछ। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं कि हाँ जाना पहचाना सा लग रहा है, वो नहीं। ये देखो, ये देखना, इंट्रोपी कभी भी ना हम लोग डेल्टा एस निकालते हैं, चेंज इन इंट्रोपी निकालते हैं। चेंज इन इंट्रोपी क्यों निकालते हैं, इसके पीछे का रीजन भी आपको पता चल जाएगा। ये एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया सर, फाइनल माइनस इंट्रोपी इनिशियल निकाल दो। अब तुम्हें भी पता है एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल के आएगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल के आने से रही। अरे एक बात बता, एग्जैक्ट कहां से निकलेगा? एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। मैं बोलूं कि भाई मेरी इंटरनल एनर्जी बताओ, मेरी एंट्रोपी बताओ, मैं कितना बदमाश हूं, तुम कितने बदमाश हो, हमें पता थोड़ी ना है। वो तो डिपेंड करता है जब रिएक्शन कैसा देते हो। अब रिएक्शन का बदमाशी का कोई लिमिट थोड़ा ना। अच्छा बच्चा भी क्या करता है, कहीं जाता है किसी और के यहाँ तो शुरू हो जाता है। अपने घर में शरीफ रहेगा, दूसरे घर में जाएगा तो बोलेगा बस तोड़ ताड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा होता भी है। कुछ लोग उल्टा होते हैं कि दूसरे घर में जाते शांत रहते हैं, अपने घर में आते हैं तो एकदम ऊपर नीचे हिला के रख देते हैं पूरा सिस्टम। अलग अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग सिस्टम है भाई। तो वही हालत यहाँ पे भी है। अब मुझे क्या पता इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, तो इंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रोपी की जो वैल्यू होती है डेल्टा एस की वैल्यू, ये सारा कांड होता कैसे है, ये कांड होता कैसे, जो चेंज इंट्रोपी की आती है वो कैसे आती है। तुम्हारे अंदर जो इंट्रोपी चेंज आती है खुद से फील करना, तुम्हारे अंदर इंट्रोपी का चेंज, रैंडमनेस कब ज्यादा होता है कब कम होता है, जब घर वाले या कोई प्यार से हीट दे दे। हीट ही तो मेजर तरीका होता है ना। अंदर से तो बहुत कम लोगों के मोटिवेशन आता है कि पढ़ दे। सर मेजर जो कांड होता है वो किसके कारण होता है, क्यू बाई टी। सर क्यू के कारण, हीट देने और लेने के कारण। अगर कांड हो गया तो घर वाले हीट दे रहे होंगे, डिवाइड बाई टी। अगर मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई साहब। रिवर्सिबल प्रोसेस याद है, स्लोली स्लोली चेंज करना। एक बच्चा होता है थोड़ा बहुत बदमाशी करा, एक बच्चा होता है जो कांड करता है भाई, वो बदमाशी नहीं करता, वो क्यू बाई टी। ये अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा एच बाई टी भी लिख सकता हूं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा एच बाई टी। याद रखिएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ज्यादा ही एनर्जी निकलने वाली। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक झटके में होता है, याद है, एक झटके में होता है, तो ऑब्वियस उसमें बहुत तेजी से चेंज करेगा। ये इक्वल होता है, ये ग्रेटर देन ही होगा हमेशा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ध्यान सुना एक याद। अब ये तो नहीं बोल सर रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, याद है कि गया। रिवर्सिबल मतलब स्लो 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 चल रहे हैं, तो स्लो चलोगे तो थोड़ा थोड़ा करके चेंज आएगा, तो तुम्हारी वैल्यू ले लेंगे, तुम इक्वल होगे। इरिवर्सिबल आएगा एक झटके मार के निकल जाएगा। यही सब चीजें चल रही होंगी, तो बस ऐसे कर लो। ठीक है, हाँ ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ याद रखिएगा इंट्रोपी का जो चेंज आता है वो कैसे आता है, डेल्टा। अच्छा चलो यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ इंट्रोपी चेंज कितना होगा, यूनिट ऑफ इंट्रोपी कितनी होगी। सर यूनिट ऑफ इंट्रोपी निकालने जाओगे क्या होगा, सर क्या हो गया, हीट की इंट्रोपी क्या आती है या इंथैल्पी की इंट्रोपी क्या आती है, जूल्स पर मोल आता है, और डिवाइड बाई क्या कर दूं, केल्विन। तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। अगर मैं किलो जूल्स में लिखूंगा तो किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। कैलोरी लिखूंगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। तो भैया एक बोल रहा है व्हाट इज इरिवर्सिबल। बेटा अब ये जादू तो जीत चुका है यार। अब अगले चैप्टर में आना, वहां फ्रेश स्टार्ट होगा। अगले चैप्टर मतलब अगली वीक से मतलब अगली वीक के उसमें आना, उससे फ्रेश स्टार्ट करेंगे बेटा। अब तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल गया ये जादू। अब बेटा ये राज जो है ना वो पिछले वीक में मतलब इसी वीक में कहीं पड़ा था और इसी वीक में खत्म हो गया अब ये राज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। ठीक है पक्का याद रखिएगा। कोई बोल रहा सर अभी तो आप बता रहे थे इंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, अब लिख रहे हो टेम्परेचर। अबे टेम्परेचर इंट्रोपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज डिपेंड करता है, इंट्रोपी चेंज वो डिपेंड करता है। एक चीज ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा किसने क्वेश्चन पूछा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंट्रोपी क्या होती है, किसी के अंदर रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ती है। तो भैया रैंडमनेस बढ़ती है लेकिन जो इंट्रोपी का चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चेंज जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव क्यों आएगा,
तो सर उसके पीछे अभी देखेंगे, क्योंकि आप किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो, हीट दोगे टेम्परेचर से डिवाइड करोगे, इंट्रोपी का चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे इंट्रोपी का चेंज क्या हो जाएगा, कम, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इंट्रोपी कम होता चला जाएगा। ठीक है, याद रखिए, दोनों में याद रखिए, इंट्रोपी अलग चीज, ये चेंज है बेटा, ये चेंज है। मैं बोल रहा हूं कि मैं जितना आगे, जैसे तुम्हारे साथ होगा कि भैया मैं जितना आगे जाऊंगा उतना ज्यादा पढ़ रहूंगा, जितना मतलब जितना टाइम मैं पीडब्ल्यू के ऐप पे दूंगा उतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहूंगा, लेकिन एक लिमिट है ना। जैसे कोई बोलता है ना, शुरुआत में क्या होता है कि सर 2 घंटा पढ़ते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं, 4 घंटे बाद थोड़ा सा तेजी स्पीड कम हो जाती है, 6 घंटे बाद और स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर आप जितना ज्यादा टाइम ज्यादा देना शुरू करोगे एक ही चीज पे, ऑब्वियस बोरियत आनी शुरू हो जाएगी। तो वही वाली हालत है, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा ये देख लो, फॉर्मूला पता चल गया एंट्रोपी। किसी भी रिएक्शन, एक बात बताना, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन में इनिशियल स्टेज क्या होता है, रिएक्टेंट का होता है। इनिशियल स्टेज किसका होता है, रिएक्टेंट का। क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। इनिशियल स्टेज क्या होता है, रिएक्टेंट। क्या बनाता है, प्रोडक्ट। इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, इंट्रोपी चेंज निकालना है किसी रिएक्शन में, कैसे निकलेगा, इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालनी, कैसे निकलेगा। सर क्या पढ़ते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर दूं। सर कोई दिक्कत किसी को, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम। बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है ना, इंथैल्पी में भी लिखवाया था। किसी भी स्टेट फंक्शन में जाओगे, इनिशियल फाइनल देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। अब तो आदत हो गई है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एनजी निकाला है तुमने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल दो। सर कैसे पता चला, अबे रिएक्शन का फाइनल स्टेज क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इनिशियल स्टेज क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट निकाल देना। एक बोल रहा क्यू क्यों नहीं, अरे क्यू दिया होगा भाई, अभी थोड़ा वेट करना, अभी आएगा, क्यों आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है अभी तो। अरे तेरी जिंदगी यार कैसी बात कर रहा है। डेल्टा एस, एक चल भाई तेरे लिए अब लिख देता हूं, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा सिस्टम का, सर क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सर डेल्टा एस सराउंडिंग, ले भाई फॉर्मूले लिस्ट बना देता हूं। अब तू बोलेगा सर क्या फॉर्मूला लिखवाए हो, मजा आ गया। सर व्हाट इज डेल्टा एस यूनिवर्स, अबे बेवकूफ बना रहा हूं तुझे और कुछ नहीं। ये क्या है फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला भाई, डेल्टा एस यूनिवर्स। क्या लिखा है सर, मजा आ गया आपका, मतलब इतने फॉर्मूले आपने लिखवाए। ये फॉर्मूला है, पहले बताया वही है, पहले जो बताया वही है। अब ऐसे तो सर लिख लो 50 फॉर्मूला, अरे सर आपने ये छोड़ दिया, लिख ले। एक बोला सर फॉर्मूला लिखवाओ, फॉर्मूला नहीं समझ, अरे भाई ये ले। अब अरे भाई ऐसे लिखते जा, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तू 50 बार लिख ले भाई। अभी मजेदार फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, मजेदार फॉर्मूला बताऊंगा, देखना अपने पास। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, ये बात बताना, एक सिंपल चीज याद रखना, एक सिंपल चीज याद रखना कि भैया सिस्टम में निकाल दो। अब मैं क्वेश्चन देता हूं बहुत, हाँ अरे भाई सिस्टम और सराउंडिंग ये क्या है बेटा, ये अब सिस्टम जा चुका है। चलो स्पैमर आ गया है ना आज, हाँ स्पैमर आया हुआ है आज, एक तो मतलब सबको इरिटेशन हो रही, कोई बात नहीं। चलो अबे सराउंडिंग का शॉर्टकट है सुर, एक बोला सुर क्या, सराउंडिंग का शॉर्टकट है भाई। हे भगवान, भाई क्या चाहते क्या हो, लिख दूं एस वाई एस इज, सर इट इज इक्वल टू सिस्टम। भाई साहब यही बोला सराउंडिंग, ऐसा मत कर देना, पता चला, पता कुछ ऐसे भी होंगे, एस यू आर कैंसिल आउट, सर देखिए चमत्कार। भाई साहब ऐसा मत कर देना कि कैंसिल आउट कर देना कुछ भी, ये सब कैंसिल आउट करे, मजा आ गया सर, लेकिन आज पढ़ने में सब कैंसिल आउट हो गया सर, उतना ही मार्क्स आ जाएगा भाई। एस यू आर कैंसिल कर देना, पता चला सब खत्म हो जाएगा। चल मैं कहाँ कुछ बता रहा था यार, इस स्पैमर ने आगे साइड में कहीं और दिमाग लगा दिया। हाँ सिस्टम और सराउंडिंग यही होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वहां इक्वल होगा, इरिवर्सिबल में उससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक झटके में होता है तो ऑब्वियस एंट्रोपी ज्यादा ही चेंज होगी, उसमें एंट्रोपी एक से ज्यादा ही चेंज होगी। ध्यान से देखना। अब मुझसे किसने बोल दिया, मुझसे किसने बोल दिया कि भाई साहब क्वेश्चन तो करवा दो,
क्वेश्चन तो करवा दो। इंट्रोपी का चेंज, एक बात बताना, इंट्रोपी का चेंज, इंट्रोपी जब पॉजिटिव होगी, इंट्रोपी चेंज कब पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस कब होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और अगर डेल्टा एस लेस देन जीरो है, डेल्टा एस लेस देन जीरो है, इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सर इस केस में इंट्रोपी कम हो रही है। लेकिन अगर डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो आ गया, यही अगला चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो आ गया मतलब आप अब आनंदमय स्थिति में आ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है दुनिया में सर, मतलब होता है ना हायर लेवल पा लेना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भैया जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड, मतलब 2 क्वेश्चन सही करते हैं और 2 क्वेश्चन गलत करते हैं, सर मजा आ जाता है, ऐसी वाली कंडीशन। इक्विलिब्रियम मतलब मोक्ष की प्राप्ति भाई, कुछ और नहीं। सर जितना फॉरवर्ड जाएंगे उतने ही टाइम में उतना ही बैकवर्ड आ जाएंगे, अंदर से कोई चेंज नहीं दिखेगा, उसी को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने टाइम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना टाइम में आगे जाओगे उतने ही टाइम में उतना ही पीछे आ जाओ, इसी को क्या बोल देते हैं सर, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम को ही सैचुरेशन भी बोल दिया जाता है नॉर्मल लाइफ में। अब नॉर्मल लाइफ में अब थोड़ी ना हम इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करेंगे, अब पता चला इक्विलिब्रियम बहुत सारे लोग आज यूज कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी में जब आप पढ़ाई करते हो तो एक सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन मतलब देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेज पलट नहीं पा रहे, सैचुरेट हो चुका है दिमाग, लगता है कि यार बस अब हो गया। लेकिन ये तब आता है 6-7-8 घंटे, पढ़ने वालों को 7-8 घंटे के बाद आता है। हमारा स्पैमर उसको तो 2 मिनट बाद ही, वो तो मतलब मुझे याद है अभी क्लास शुरू करी तभी बोला था ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। उसका उसका तो छोड़ दो, उसका तो बाबा मतलब होता है ना वो वाले इलाज करेंगे। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल सैचुरेशन होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके हो जाए, श्योर हो। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एंट्रोपी इक्विलिब्रियम अभी पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, वहां पे और अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी इतना जान जाओ, ग्रेटर देन जीरो मतलब बढ़ेगा, लेस देन जीरो मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सुनना क्वेश्चन देखो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है भाई साहब, इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं मिला होगा तुम्हें, इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं मिला होगा। सर इतना हार्ड क्वेश्चन देखिए तो आप देखिए, आपका देखिए क्या बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इंट्रोपी कब किस केस में बढ़ रही है, किस केस में बढ़ रही है भाई साहब, किस केस में बढ़ेगी इंट्रोपी, किस केस में बढ़ेगी, जल्दी से जल्दी इंट्रोपी किस केस में बढ़ेगा, जल्दी। क्या होगा, किस केस में बढ़ रहा है इंट्रोपी, सर यहां लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, यहां इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो लेस देन जीरो हो गया। यहां तीन तीन मॉलिक्यूल था, यहां 2 हो गया, उल्टा कम हो गया, आपस में बॉन्डिंग बढ़ गई तो यहां भी डिक्रीज हो गया। यहां देखना 4 गैस के मॉलिक्यूल्स है, कितने में कन्वर्ट हो गए, 2 में कन्वर्ट हो गए, डेल्टा एस लेस देन जीरो हो गया। यही एक कंडीशन है जहां पर सर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो बस बढ़िया, आंसर क्या आ जाएगा, सी। डिफिकल्ट था ना, काफी हार्ड क्वेश्चन था यार, काफी हार्ड क्वेश्चन था। ये देखना एक और चीज, ओ भाई साहब ना 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 ना, ये कैसे होगा यार, ये सब नहीं हो पाएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता हूं मैं, जल्दी जल्दी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू कहां निगेटिव होगी, निगेटिव कहां होगी, सर यहां 2 मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट में, 3 मिल गए, यहां पे उल्टा बढ़ गया, इंट्रोपी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यहां 1 था, यहां 2 हो गए, इंट्रोपी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है ना, एक गैस के मॉलिक्यूल से 2 गैस मॉलिक्यूल बन गए। यहां सॉलिड है, गैस है, एक गैस से 2 गैस जा रहे हैं, अगेन इंट्रोपी क्या हो गई, अगेन इंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, एक गैस से 2 गैस बन गया। यहां देखो गैस से लिक्विड बन गया, गैस से लिक्विड बनने को क्या बोला जाता है, ये उल्टा हो गया, तो
निगेटिव आ जाएगा, डी क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव आंसर आना शुरू हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो डी क्या है, निगेटिव है। तो किसी जगह इंट्रोपी निकालना हो, इंट्रोपी की वैल्यूज देखनी हो, निकाल निकाल के देख ले भाई, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे देख लो, सौरभ पटेल, श्रेया मौर्य, देखो 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब। सोच लो अपनी क्लास में 2 सेकंड में लोग करके बैठ रहे। ठीक है, अब ये मत बोलना 2 सेकंड में कोई छाप लेता है, गूगल करने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। तो इसका मतलब जेन्युइन बच्चे कर रहे हैं। हाँ भाई, अपने पास आया है एक बच्चा, कोई नहीं, हो गया। कभी कभी हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं बंदों से। अब आते हैं कि सर फॉर्मूला नहीं आया आज। आज फॉर्मूला नहीं आया, एक छोटू सा फॉर्मूला आया सर, कुछ मजा आया है तो कुछ मजा लेते हैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला आज बेटा देखो, इंट्रोपी चेंज किसी प्रोसेस का निकालना हो, किसी प्रोसेस का निकालना हो, मैं किसका निकाल रहा हूं, रिवर्सिबल का निकाल रहा हूं। इरिवर्सिबल उससे ज्यादा ही होगा। मैं रिवर्सिबल का निकाल रहा हूं, इरिवर्सिबल उससे ज्यादा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, रिवर्सिबल का निकालता हूं, कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा एस की वैल्यू सर डी क्यू बाई, मतलब डेल्टा क्यू या क्यू बाई टी लिख सकते हैं, क्यू बाई टी लिख सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। डेल्टा इसको याद करना, याद करना, 1 मिनट देखना। सर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अरे सर एक बात बताइए, याद कीजिए कुछ पढ़ा था कि सर डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कहां से पढ़ा था सबने, बताना मुझे, ये कहां से पढ़ा था? ये फर्स्ट लॉ था क्या? आज मैं सब डिफरेंशिएशन के टर्म में बात कर रहा हूं, क्योंकि एक फॉर्मूला डिराइव करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। सर डी क्यू की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, डी क्यू की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू पुट कर सकता हूं। एंड व्हाट इज डी क्यू, डी यू माइनस, सर वर्क डन कितना होता है, माइनस प्लस पी एक्सटर्नल या पी इंटू डेल्टा वी पुट कर दो। किसी को कोई दिक्कत? देख लो भाई, बहुत हार्ड चीज है, बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद को बहुत भरोसा नहीं है भाई। ये चीजें देख लो, बहुत हार्ड है। एक बोल रहा डी क्यों लिख दिया भैया, डेल्टा लिखते थे, याद है डेल्टा लिखते थे, ऐसे ट्रायंगल समोसा बनाते थे। आज समोसा बनाने का मन नहीं है, पेट भर चुका है समोसे से, तो डी डी करके काम चला रहे हैं भाई। हाँ, डी डी करके काम चला, समोसा नहीं खाएंगे हम लोग आज डी डी पे काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। भैया क्या बात कर रहे हो, क्या बात करते हो यार। डी यू पी डी वी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। और भाई साहब ये देखिए, एक जादू और दिखाता हूं। ये जादू देख रहे हो, बहुत बड़ा जादू है। इससे बड़ा जादू क्या देखोगे, ये देखना। एक अरे कोई याद डिफरेंस, मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा वही याद रखना भाई। इतना लोड मत ले लेना कि अरे सर आप बहुत डेरिवेशन करा देते हो। मुझे ही पता है भाई, लेकिन जरूरत है, कुछ बच्चे होंगे जिनको जरूरत है, तो इसलिए मैंने करा दिया। ये इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने जाओगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एस। इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन करोगे T1 से लेकर T2 तक। सर एक बात बताइएगा, P बाई टी, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। P बाई टी को क्या लिख सकते हैं, NR बाई V लिख सकते हैं क्या? बहुत डिफिकल्ट चीजें बता रहा हूं भाई, पहले बता देना। ये देख लो सर, NCV dt बाई टी, P बाई टी को क्या लिख सकता हूं, NR अपॉन VdV लिख सकता हूं, और इसका इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक कर दूं। तुम्हें पता है डेल्टा एस, इसका इंटीग्रेशन एनसीवी dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ln t आ जाता है, और ln t का इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक। इसका इंटीग्रेशन nr कॉमन ले लो, dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, dv बाई v का इंटीग्रेशन, मैं फाइनली तुम्हारे लिए आंसर लिख देता हूं, छोड़ो उतना। डेल्टा एस का फॉर्मूला आ जाएगा एनसीवी ln t2 अपॉन t1। चल पूरा कर ही देता हूं, पता चला डाउट आ गया। NCV ln T2 माइनस ln T1 प्लस NR ln V, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। सर डेल्टा एस का फॉर्मूला निकालने जाओगे NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। यही फॉर्मूला, आपको कोई डेरिवेशन याद नहीं करना भाई। मेरे अगर बहुत ज्यादा दिमाग में दर्द हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं कर सकता, इतनी बड़ी चीजें मैं नहीं कर सकता, मत करो। मैं तुम्हें लास्ट में एक फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि बेटा इसको ऑब्वियस है, ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम हॉल में कभी नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि चेंज इन देखो, निकालने का प्रोसेस तो वही है, निकालने का तरीका तो वही था कि सर हीट अपॉन टेम्परेचर कर दो, लेकिन सर अगर हीट नहीं दिया है तो
अगर हीट नहीं दिया है तो दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराया जाता है। और कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आपको लगता है तो भैया कुछ नहीं, आप यहाँ पे NCV ln T2/T1, अदरवाइज कोई और दिक्कत नहीं। जगदीश भाई छोड़ दे यार, कितना करेगा, थोड़ा परंपरा, संस्कार, अनुशासन कुछ भी हो। अब ब्लॉक करने के लिए बोला जाएगा, पता नहीं अब तू क्या है। पहले तो तेरा नाम मैंने पढ़ा जगदीश, ओ नो, फिर मुझे लगा ओह तेरी तो, ये तो आते ही इसके 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 तो मतलब अवतार लेते ही बोला कि ओह नो, फिर देखा अबे भाई रहने दे यार, छोड़ दे, ठीक है। तेरे आते ही हमारे मुंह से निकल गया ओह नो, अरे ब्लॉक करने पता नहीं यार, फिर वही बच्चा आके फिर रोता रहेगा साइड में। चलो क्यों किसी का बुरा करना, जाने दो, खेलने दो, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। तुम लोग पढ़ो मत, तुम लोग देखो उसकी बात मत मानो, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें ये डेरिवेशन से गोली मारो। तुम्हें सिंपल सा एक चीज बता देता हूं, फॉर एनी प्रोसेस, ये ध्यान से सुनना, डेरिवेशन नहीं जानना तुम्हें। अगर किसी को लगता हो कि बहुत सारा हाई फाई डेरिवेशन है, तुम्हें इसको नहीं पूछा जाएगा, ना तुमसे पूछा जाएगा। सिंपल सी एक चीज याद रखना, सिंपल सी एक चीज याद रखना कि भैया किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालने जाओगे तो या तो तुम Q/T से निकाल दो, या फिर डेल्टा H/T से निकाल दो, या तो ये निकाल दो, या फिर डेल्टा एस निकालना है तो भैया आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ln T2/T1 प्लस NR ln सर V2/V1। 2 क्या होता है फाइनल स्टेज और 1 क्या होता है इनिशियल स्टेज। किसी ने बोल दिया, कोई मुंह फुला लिया, अपना जगदीश भाई मान लो मुंह फुला लिया, बोला सर आपने मुझे जिंदगी में एक चीज पढ़ाई थी, CP - CV = R, मुझे ना CP पसंद नहीं आ रहा सर, ये CV पसंद नहीं आ रहा, ये CV नहीं चाहिए मुझे CP के टर्म्स में बताओ। पता है चमत्कार क्या होने वाला है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में चमत्कार क्या होगा, अगर CV के बदले CP - R रखोगे ना, पता है एक चमत्कार दिखाता हूं, ये देख लो। तुम्हें अब उसकी डेरिवेशन नहीं करना, ये देखना भाई साहब एक चमत्कार दिखा रहा हूं, और याद करने का एक तरीका भी बता दूंगा, देख लीजिएगा। किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपसे बोला जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं क्या सर, NCV डेल्टा ln T2/T1 NR ln V2/V1। CP के टर्म में बोला जाएगा, देखो यहां वॉल्यूम है तो इधर वॉल्यूम आ रहा है, और इधर प्रेशर है तो यहां प्रेशर आ रहा है। इतना बड़ा चमत्कार। किसी को लगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये लगे तो सिंपल सा, सर CV के बदले क्या पुट कर दोगे, CP, आंसर आ जाएगा। CP के बदले CV पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। R कहां गया, अच्छा R कहां गया बेटा, R इसमें मैच कर जाएगा ना, और V2/V1 और T2/T1 मिलके P1/P2 बना देगा। वो छोड़ दो, तुम अभी घर पे जाकर करना, यहाँ CP के बदले क्या डाल देना, याद है अपने पास CP - CV = R, तो CV के बदले क्या पुट कर देना, CP - R पुट कर देना। फिर क्या देखोगे, T2 × T1 V2 × V1 मिला के क्या बना देगा, P1 × P2। जिनको करने का शौक हो उनके लिए एक बस इक्वेशन लिख देता हूं, आप घर पे जाके एक बार, घर पे ही मतलब बैठ के एक बार कर लेना, आपको मिल जाएगा। इन तीनों का यूज करना, आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। मुझे ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाना, क्यों, उसका पीछे का रीजन आपको पता है, वो टाइम वेस्टेज है। मुझे एक चीज बताना बस, अब सिंपल सिंपल चीज बताना, बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा हूं। सर ये फॉर्मूला आप याद करके आ गए, एग्जाम हॉल में गए, पता है क्या पूछ दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का कैसे निकालोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में T2 = क्या हो जाता है, T1। सर इसका पूछ दिया डेल्टा एस की वैल्यू बताओ, इसका पूछ दिया डेल्टा एस की वैल्यू बताओ, डेल्टा एस की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू। एक बोल रहा है सर उल्टा क्यों आया, भाई वॉल्यूम और प्रेशर अपोजिट चलते हैं शायद। एक बोल रहा है P1/P2 क्यों लिखा, P1/P2 इसलिए बेटा क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर अपोजिट चलता है, शायद याद करो, जहां वॉल्यूम होता था उसका अपोजिट क्या चलता है, प्रेशर चलता है। थोड़ा जब कोई क्वेश्चन पूछो ना तो बेटा उस टाइम पे थोड़ा सोच लिया करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन सोचा किसने कि सर यहाँ V2/V1 लिखा है, यहाँ P1/P2 क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीजन वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है। आइसोथर्मल का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर देखिए ना, NCV ln T2/T1, या कुछ भी लिखेंगे NR ln V2/V1, आप कुछ भी लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये T2/T1 ln की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सर इसके केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, NR ln, या तो V2/V1 रख दो, या फिर इसी को किसकी को रख देना, NR ln P1/P2 रख देना, हो जाएगा सर।
हाँ देखो किस लोग बॉयल्स लॉ याद भी आ गया। आइसोथर्मल का केस हो गया भाई साहब, आइसोथर्मल के केस में कोई बोलेगा तो सर डेल्टा एस का फॉर्मूला, अब तुम रट के मत बैठ जाना कि सर डेल्टा एस आइसोथर्मल में ऐसे निकालते हैं। अबे ये 4 फॉर्मूले काफी है तेरी जिंदगी पार कराने के लिए। इंट्रोपी का चेंज निकालना है, खट 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 सर ये वाला, सर आइसोथर्मल हुआ, टेम्परेचर कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर 1 हो गया, इक्वल हो गया, तो उस केस में T2/T1 1 होगा, ln1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ln1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो भैया ये नहीं आएगा। कुछ ने बोल दिया चलो एक बात बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू बताओ क्या आएगा? डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी आइसोकोरिक के प्रोसेस में? क्या आ जाएगा सर? अगर आप लेंगे, मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं, बताओ इतना डिफिकल्ट लिख सकता हूं क्यों? क्योंकि सर आइसोकोरिक में V2 इज इक्वल्स टू V1 हो जाएगा। देख लो सर, आइसोबारिक प्रोसेस कोई दे दे आपको, अगर आइसोबारिक प्रोसेस कोई दे दे, आइसोबारिक प्रोसेस कोई दे दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा एस का फॉर्मूला NCP ln T2/T1 होगा क्या? क्यों सोच रहे हो? अब इसको बैठ के रटना मत, बैठ के कि अरे सर इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आप लिखवा दिए। बेटा अभी पूरे दिन में ना एक फॉर्मूला, उससे ये डिराइव किया और उससे ये, सिर्फ 3 फॉर्मूले बताए हैं। हाँ अब इसको लेके रट रहे हैं, वो आपकी कहानी है फिर। अदरवाइज लॉजिक लगाइए कि सर V1 और V2 इक्वल हुआ मतलब ये टर्म गायब, प्रेशर P1 और P2 इक्वल हुआ मतलब ये टर्म गायब, या NCP या NCV निकाल दो। हाँ प्रेशर के टर्म में क्या करोगे? प्रेशर वाला टर्म लोगे ना, प्रेशर के टर्म में प्रेशर वाला टर्म लोगे, लो उसके केस में उसका लोगे। ओ भाई साहब ठीक है। एलन ये क्या बात कर रहा है, पूरा लॉग कैसे सॉल्व होता है? ओ भाई पिछली क्लास में लॉग समझाया था, क्वेश्चन भी कराया था यार। पूछने से पहले सोचा करो यार, दिल से बुरा लगता है भाई। इतनी मेहनत की जा रही है अपोलो की, सर आइसोकोरिक क्या होता है, बुरा लगेगा भाई। हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, हाँ ऐसे नहीं होता अपने को ये। अब आइसोकोरिक आइसोबारिक की तो पुरानी बातें हो गई यार, अब थोड़ी ना पुरानी बातें होती हैं कि हाँ सर आइसोकोरिक आइसोबारिक बताओ। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट पूछ देते हो। हाँ ठीक है, एंटी लॉग बता दूंगा, अभी रुक जाओ ना, एंटी लॉग जहां आएगा वहां बताऊंगा ना, अभी बता दूंगा, फिर वहां पूछोगे सर दोबारा बताओ, तो फिर मेरी मेहनत डबल हो जाएगी ना, ऐसा नहीं। ये रहो। अच्छा एक चीज बताऊं, एक और राज की बात बताऊं, सर आइसोकोरिक आइसोबारिक हो गया, अब तुम बोल रहे हो सर डेल्टा एस का फॉर्मूला निकालूंगा। चलो मैं बहुत डिफिकल्ट चीजें बताऊंगा। फेज ट्रांजिशन याद है, स्टेट जब चेंज होता है किसी का, मान लो पानी है, सर पानी है, सॉलिड है, आइस के फॉर्म में है, आइस से कहां जा रहा है? पानी जा रहा है वाटर में, लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है। ये किस टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है भाई साहब? कितने टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? 273 केल्विन लिख देते हैं। किसी बंदे ने पूछ दिया, पहले ये बताइए इसमें इंट्रोपी बढ़ रही है, इंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? इंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, खुद से बताइएगा। इंट्रोपी किसी ने पूछ दिया, इसको याद है इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोल देते थे सर, फ्यूजन वेपराइजेशन। ये पुरानी बहकी बहकी बातें कुछ याद आ रही हैं क्या? कुछ बातें याद आ रही हैं क्या? इतनी पुरानी पुरानी बातें कुछ याद आ रहा है? सर इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कोई पूछ दे, कैसे निकालोगे भाई साहब? अगर आपको याद हो, बस याद रखिएगा, केल्विन में पुट करिएगा। याद है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी सर? इधर से इधर आएंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव। अरे उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? याद है सर, टेम्परेचर सेम रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इधर से इधर आ रहे हो तो सर पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर उल्टा जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। सर इंथैल्पी क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। याद है कि गया? अब भाई प्लीज भाई थोड़ा कॉमन सेंस की उम्मीद कर सकते हैं कि सर इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, उधर से आते टाइम निगेटिव हो जाएगा। मैं तुझसे पूछ दूं, नहीं 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 भाई साहब, इंथैल्पी ऑफ, नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, चलो इंट्रोपी ऑफ ऐसे लिख देता हूं, इंट्रोपी चेंज ऑफ डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला बताओ। बताओ भाई, नहीं मुझे नहीं आता। डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला?
कि सर डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में जितनी एनर्जी देते हैं डिवाइडेड बाय, सर यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये भी हमेशा केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा केल्विन में, गलती से जीरो से मत कर देना। वेपराइजेशन ऑब्वियस है, वेपराइजेशन का मतलब क्या था कि सर लिक्विड से कहां जाते थे, गैस में जाते थे, लिक्विड से कहां जाते थे, वेपर्स बनाते थे। तो सर वेपराइजेशन में, सर वेपराइजेशन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सीधी सी बात है। हाँ वेपराइजेशन की इंथैल्पी ये, अरे कोई भी, अरे एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन है, देख एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन है, एलोट्रॉपिक मतलब एलोट्रॉप्स की ट्रांजिशन हो रही है। मान ले तेरा कार्बन, ये देख कार्बन डायमंड है, मान ले ये देख डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट लेते हैं उसको डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। ये तो छोड़ दो, वेपराइजेशन छोड़ दो, ये छोड़ दो, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड में। भाई फॉर्मूला सेम है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। कोई पूछ दे बताइए इसमें इंट्रोपी कितनी चेंज हो रही है, इंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन बताइए, ये जो ट्रांजिशन कर रहे हैं इसमें इंट्रोपी चेंज बताइए, तो भैया कुछ नहीं, क्या करोगे, इस रिएक्शन में जो भी ट्रांजिशन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी और डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन लगा दो। कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है ना भाई, आज कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर्मूला कर रहे हैं ना भाई। एक फॉर्मूले की आज हमने बैंड बजा दी है, किसकी, हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर की बैंड बजा रहे हैं, अलग अलग जगह पे एक ही फॉर्मूले को लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसे ही तो चीजें मजा आती हैं, ठीक है ऐसे ही तो मजा आता है सर। क्या बता दो, तुम खुद से सोच लो, अरे खुद से सोचो भाई, कैसे कर सकते हो ये, हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में, कल के टेस्ट में पूछ रहे हो, कल के टेस्ट में तो भाई सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस तक है, अगले टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स पूरा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो ये वाला जो भी पोर्शन पढ़ रहे हैं जहां तक थर्मोडायनेमिक्स होगा, हो जाएगा, श्योर हो, ये हो जाएगा पक्का। देख ले भाई, ये देख ले, कोल एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन, अरे मैं तुझे और डरा दूंगा, बताया तुझे क्या पूछ लूंगा, क्वेश्चन, एक बोला क्वेश्चन, तो चल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पानी का तो याद होना चाहिए यार, क्या बात कर रहा हो, पानी का तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए भाई। ये देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, चलो इसका आंसर बताओ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर बताओ। इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है भाई साहब, ये इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कैसे आएगा, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कैसे आएगा, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन भाई कैसे आएगा, निकालो इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, निकाल दो भाई। क्या आएगा, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालोगे, तो सर पानी का किलो जूल्स में दिया है, तो पहले तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि यूनिट देख के पता चल रहा है, किलो जूल से बताना, अच्छा किलो जूल से बताना है तो किलो जूल्स में ही रहने दो, किलो जूल्स में बताना है तो किलो जूल्स में रखो। कितने से डिवाइड कर दें, 373 केल्विन से डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि सर आपको ही पता है ये किलो जूल्स पर मोल आया, और इसको किससे डिवाइड कर दो, केल्विन से, कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ, अबे क्या हो गया, सी कौन लगा दिया भाई, 1/2 होगा ना, 1/2 होगा, तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5, भाई साहब सी लगा कौन रहा है, सी कैसे लग रहा है, 180 से, हा 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 हा, 100 डिग्री सेल्सियस, ओह माई गॉड, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में पुट कर दिया, चरण कहाँ है आपके, कहाँ थे आप, ठीक है कहाँ थे आप, 100, एक बच्चा बोल रहा है सर 100 नहीं पुट करेंगे, भाई साहब इसीलिए ना, बस क्या बोला जाए, एक हमारा आज आया है स्पैमर, इसीलिए गाना आता है, पता नहीं किस रूप में आकर स्पैमर गलती करवाएगा, जब भी मिलेगा जैसे भी मिलेगा पिट पिटा के जाएगा।
ठीक है भाई, देख ले 100 से, मतलब एक बार चल 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया भाई, क्या यार, ऐसे मत बोल, डर जाऊंगा मैं, फिर करा नहीं पाऊंगा क्वेश्चन में, ऐसे करवाएगा तो ये ले। अपना अपना चैट बंद कर दो, ठीक है। चलो देखो, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस। ध्यान से देखना, 1 ग्राम आइस की बात कर रहा है, 1 ग्राम आइस की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि इंट्रोपी चेंज निकाल दो 1 ग्राम आइस के केस में। 1 ग्राम आइस के केस में इंट्रोपी चेंज निकालना है, हीट दी हुई है, लैटेंट हीट दिया हुआ है, इंट्रोपी का चेंज निकालना है। 1 ही ग्राम का पूछ रहा है, 1 ही ग्राम का निकालना है, 10-20 ग्राम का होता तो निकाल दिया जाता। जगदीश भैया सिलेक्शन लेके जाएंगे आज। डेल्टा एस की वैल्यू निकालने जाओगे तो सर क्या होगा, लैटेंट हीट कितना है 80 कैलोरी, और बस टेम्परेचर 0 मत पुट कर देना बेटा, बहुत ज्यादा पता चला हमारा स्पैमर बेचारा 0-0 कर रहा है। भाई जगदीश भाई देखना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना, देखो कितना सही कैलकुलेशन है ना, 0 से 0 चला गया, आंसर क्या आएगा 8 कैलोरी। 8 नहीं लग रहा तो 80 को ही टिक मार देते, ऐसा लग रहा है ना आपको, क्योंकि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं लग नहीं रहा भैया, ठीक है। डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, गलती से लग रहा आवाज आ गया है यार, कैसे उसको क्या किया जाए। 80 कैलोरी डिवाइड बाई 273 कैलोरी, कितना केल्विन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/273, 1/3 आएगी, 1 से तो कम ही आएगी। आंसर क्या टिक कर देंगे, डी ऑप्शन टिक कर देंगे। आंसर क्या टिक कर देंगे, डी ऑप्शन टिक कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और डिफिकल्ट क्वेश्चन बताता, और डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन ये रहा। एक रिएक्शन दी है, ओ भाई साहब रिएक्शन का तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं। रिएक्शन दी है इनिशियल, ये रिएक्शन दिया गया है, बोला जा रहा है कि H2 प्लस Cl2 मिलेंगे, HCl बनेगा। इस रिएक्शन का सबका इंट्रोपी दे दिया गया है, बोला जा रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा एस रिएक्शन निकाल दो, डेल्टा एस रिएक्शन निकाल दो, इस रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज निकाल दो। कैसे निकालेंगे, रिएक्शन के अंदर फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है देख लो। HCl के कितने मोल्स हैं, HCl के कितने मोल्स हैं, HCl के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ध्यान रखना, मोल्स का भी ध्यान रखना भाई। HCl के 2 मोल्स हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ट्राई करो। क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन का इंट्रोपी कैसे निकालते थे याद है, प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर प्रोडक्ट में किसकी इंट्रोपी लेंगे, सर इंट्रोपी लेंगे हम लोग HCl की। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपको जो वैल्यू दी गई है 1 मोल की दी गई है, 2 मोल्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन प्लस इंट्रोपी ऑफ क्लोरीन। सर 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 2 मोल्स है वहां पे, मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 0 पॉइंट, HCl का वैल्यू कितना है 0.19, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.13 प्लस 0.22, तो ये क्या हो जाएगा 0.38 माइनस 0.35, आंसर जो निकालोगे 0.03 किलो जूल्स आ जाएगा, और 0.03 किलो जूल्स आएगा, आंसर जूल्स में निकालना है, किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। तो किस रिएक्शन की इंट्रोपी का चेंज भी आ सकता है, रिएक्शन की इंट्रोपी का चेंज भी आ सकता है, ठीक है। एक रिएक्शन अपने पास इंट्रोपी में चेंज निकालना है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो इंट्रॉपी का चेंज निकाल दो। रिएक्शन में बोलेगा रिएक्शन में निकाल देना, सर रिएक्शन में बोलेगा रिएक्शन में निकाल देना। अब मैं तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, बहुत डिफिकल्ट, ये लो भाई। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता हूं मैं यार, देते देते खुद के हाथ पैर कांप रहे हैं, बताओ जल्दी क्या होगा। सर रिवर्सिबल है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, ओ भाई साहब। टेम्परेचर देखो फिक्स्ड है, ओ भाई साहब। आइसोथर्मल नहीं लिखा है, आइसोथर्मल नहीं लिखा है। चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी। याद करो डेल्टा एस का कुछ फॉर्मूला था ना, जब भी लगे ऐसे लिख दिया करो, डेल्टा एच बाई टी क्यू बाई टी। इससे निकलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर हीट दिया नहीं है। सर इससे निकल सकता है क्या, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया है क्या। सर फॉर्मूले को 2-4 बार लिखो, आपको फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका होता जाएगा, ये टॉपिक उतनी बार आपका होता जाएगा। इस फॉर्मूले को 2-4 बार लिख के देख लो, कौन सा फॉर्मूला फिट होगा आप लगा के देखिए, कौन सा फॉर्मूला फिट होगा लगा के देखिए भाई साहब, आप यूज करके देख लीजिए। क्या होगा, क्या होगा। चेंज इन एंट्रोपी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला अच्छा लग रहा है तो मैं इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन लिख देता हूं। एन आर ऑब्वियस है, एन की वैल्यू कितनी है 5 मोल है, आर की वैल्यू कितनी लूंगा, यूनिट देख लो, आर की वैल्यू कौन सी लेनी है, यूनिट जूल में है, तो आर की वैल्यू क्या लूंगा 8.314 जूल। एल एन, सर एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। फाइनल वॉल्यूम कितना है 80, ये कितना हो गया 8, ये देख लीजिए भाई साहब। और अब मैं इसका आंसर पुट कर दूंगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 2 कितना होगा 80, 80 के आसपास आंसर आएगा। पॉजिटिव में आंसर आएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि सर एक बात बताओ 2.303 भी तो लेना पड़ेगा। कोई बोल रहा है सर ए, अरे भाई 2.303 नहीं लोगे, एलएन से लॉग में कन्वर्ट करना याद है सर, एलएन log 10 इज 1, log 10 की वैल्यू 1 थी, ln 10 की वैल्यू तो 2.303 होती है, भूल गए। अरे लास्ट टाइम का कन्वर्जन मंडे को रिवाइज करके आना भाई। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द। बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए इसमें, 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। इसमें कैसे पता चला कांस्टेंट, बेटा देखो ना लिखा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब गैस एक्सपेंड कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, लिखा हुआ है एट ए टेम्परेचर ऑफ 27, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, सिर्फ वॉल्यूम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले में से सिर्फ ये वाला फॉर्मूला उठा के डाल दूंगा, क्योंकि टेम्परेचर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, निकाल दे, जीरो करके रख दे। एक्सपेंशन कर रहा है तो इंट्रोपी पॉजिटिव होगी ना। एक बोल रहा है सर एक्सपेंशन करेगा तो निगेटिव नहीं होगा, अरे एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव था, इंट्रोपी तो बढ़ेगा ना भाई। तू अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो ऑब्वियस है तेरी रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन कर, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन तेरे लिए ही है, बुरा मत मान भाई, ऐसे थोड़ा बोल रहा है सब बच्चा, नहीं सर अगला क्वेश्चन करवाओ। ये ले भाई, तुझे क्वेश्चन, तुझे फॉर्मूला याद करवा के भेजूंगा भाई, टेंशन मत ले। ये क्वेश्चन देख, मैं तुझे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, तो खुद से दिमाग लगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये आपको खुद से सोचना है। आप खुद से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एलन का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब चीजें बेटा थोड़ा सा टाइम दो, चीजों को देखो कि वॉल्यूम दे रहा है, क्या दे रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करो। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक वर्ड लिखा गया है, एक वर्ड लिखा गया है, मैं बस हाईलाइट कर देता हूं। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक वर्ड लिख दिया है मैंने, हाईलाइट किया है, एक वर्ड हाईलाइट किया है। एडियाबेटिक में शायद याद हो, एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस था जहां हीट ही जीरो था, जहां हीट ट्रांसफर ही जीरो था, जहां हीट ही जीरो है वहां पे काहे का इंट्रोपी, भाई किस बात का इंट्रोपी निकालोगे,
एडियाबेटिक में सर किस बात का एंट्रोपी निकालने जाओगे भाई? एडियाबेटिक है तो उस केस में हीट ही जीरो हो गया। अब क्यू बाई टी कर ले भाई पुट, हो गया, करते रहा पुट। एडियाबेटिक में इंट्रोपी कितना होगा सर? इंट्रोपी कितनी हो जाएगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन में? जब भी करने जाओगे इंट्रोपी का चेंज कितना आएगा? जीरो आएगा। इंट्रोपी का चेंज कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि सर उसमें हीट है ही नहीं, हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। देख लो, अरे वाह क्या बात है यार, कोई ट्रैप नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है यार। ये देख लो, अरे सर किसने बोल दिया आपको? ये देखो, चलो अगला क्वेश्चन करके देखो, अगला क्वेश्चन करके दिखाना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब फॉर्मूला तुम बेटा खुद से ट्राई करो। आइसोथर्मल है, मैं बस फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं जिन लोगों को ये फॉर्मूला चाहिए। जिन लोगों को फॉर्मूला आज याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्मूला लेके जाइए। मंडे को जब आप मिलेंगे ना तो ट्राई कीजिएगा कि सर मंडे को ये सारे फॉर्मूलाज आप याद करके आए। P1 बाई P2 कौन सा फॉर्मूला होगा? कैलकुलेशन में पूछ भी नहीं रहा कुछ भी, कैलकुलेशन में पूछ भी नहीं रहा कुछ भी, जल्दी बताओ क्या आएगा? आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर का हटा दो, क्या हो जाएगा? NR ln V2/V1, NR ln V2/V1। N की वैल्यू कितनी है? 1 मोल। R की वैल्यू कितनी लेनी है? चेंज निकालना है R में। सर ln की बात कर रहे हैं, ln कितना हो गया? सर V2 की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम ट्रिपल हो रहा है तो मतलब 3V/V, क्या हो जाएगा? VV कैंसिल, R की वैल्यू R ln 3 आ जाएगा, R ln 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R ln 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देख लो ना, ये फॉर्मूले में से कौन सा यूज करोगे? सर टेम्परेचर सेम हो गया तो NR ln V2/V1। एक्सपेंशन कर रहा है, वॉल्यूम ट्रिपल हो गया तो सर अगर नीचे इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3V हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? R ln 3 आ जाएगा क्या? R ln 3 आ जाएगा क्या? R ln 3 लगा दो, हो जाएगा। चलो भाई, तो ये देख लो अपने पास क्या होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं, आप जो आज आप सोचो, सिर्फ आपने एक फॉर्मूला किया है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला मैंने कराया, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला कराया है, ठीक है ना? इस फॉर्मूले के ऊपर ही आज सारी कहानी। इंट्रोपी निकाला है, आज रैंडमनेस निकालना सिखाया है कि इंट्रोपी का चेंज कैसे निकालते, कैसे चीज। अब देख, बातें बनाएगा तो फिर ऑब्वियस है ना, तुझे 2-4 बार लिखना पड़ेगा, 2-4 बार चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन करना चाहेगा तो कर लेगा भाई, ऐसा कर सकता है। कोई बोले ठीक है, ठीक है, जो भी अपने पास इसको कोई करना चाहे तो कर सकता है भाई, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि इस तरह क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जाए। फॉर्मूला शीट जैसे लास्ट टाइम हमने 5 सितंबर को कॉल किया था, बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो आप भी वेट मत कीजिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ज्यादा देर तक याद रहेगा, अदरवाइज आप सोचते ही रह जाएंगे और पता चला हर एक चीज में रटे जा रहे। याद करो। चलो एक बात, अरे ठीक है ब्रेक दे दूंगा यार कल। एक बात बताओ, तुम खुद से सोचना, मुझसे किसने बोल दिया अरे सर एक बात बताइए, चल ठीक है एक बात बता, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या था कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा? ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा हूं, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम होगा। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब सर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा। सर जो हीट लूज करेगा सिस्टम, अगर मान लो हीट लूज करा तो ये गेन करेगा, और जो हीट लूज करेगा वो गेन करेगा, या ये लूज करेगा तो वो गेन करेगा। यही होगा सर, यही होता है ना सराउंड इक्विलिब्रियम। अब इसको रटना नहीं है बैठ के कि रट रहे हैं भाई साहब, खूब रटे जा रहे, खूब रटे जा रहे। अब एक सिंपल सा चीज बताना, चल ये बता, सिस्टम का क्या हो गया? सिस्टम सर डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो गया? अब देख जो रटने वाले भैया, इन सब चीजों को रटना नहीं है, इसको देखना। किसी को दिक्कत? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर जितना ये लूज करेगा उतना ही ये गेन करेगा, या उल्टा देख लो, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में हो तो ऐसा कर सकते हैं। टोटल अगर पूरे यूनिवर्स का निकालना चाहे या फिर यूनिवर्स का निकालना चाहे तो यूनिवर्स का क्या होगा? डेल्टा एस
सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, और इसकी वैल्यू पुट कर दो सर, ये क्या हो गया प्लस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ये क्या हो गया माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब तुम रटोगे कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होता है या टोटल इंट्रोपी जो होती है वो 0 होती है। इसको रटना चाहो मैं लिख देता हूं, रट लेना, खुद से समझना चाहो खुद से समझ लेना, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। अब अगली क्लास में देखेंगे तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन फिनिश हो जाएगा, फिर थर्मोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगा अगली क्लास में। तो नेक्स्ट मंडे को प्लीज रिवाइज करके आइएगा, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में फिनिश होगा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा ट्यूसडे ऑनवर्ड, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं सब लोग करके आएंगे। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आराम से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी स्पैमर अपना आता रहेगा जाता रहेगा, आप अपने फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, कल संडे है, टेस्ट वेस्ट दीजिए और आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितना आप क्लास में कर रहे हैं ना, इस बात की गारंटी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसीलिए क्लास डिफिकल्ट होती है, बिकॉज मेरा इंटेंशन यही है, जितने ज्यादा मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर द नंबर ऑफ टॉपिक्स जो रिवाइज कर सकते हैं, उतनी ज्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं। ओके तो चलो, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे स्पेशली ये बात बोलनी थी, क्वेश्चंस करिएगा, डीपी अटेम्प्ट कीजिएगा और बताते रहिएगा डीपी में आपको कैसा फील हो रहा है। ओके बाय बाय, गुड नाइट।